तो खेल से लेकर राजनीति से लेकर ग्लोबल मार्केट से लेकर कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो हम हेडलाइंस में नहीं कवर कर रहे। ज़्यादातर चीज़ें आपको हेडलाइंस के ज़रिए भी पता लग जाती हैं और कुछ खबरों का विश्लेषण हम आपके लिए इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि वो आपके सीधा पैसे से आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, ताकि उसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसलिए आज भी हम वही करने जा रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सृष्टि और अभिषेक मेरे दोनों सहयोगी अगले 2.5 घंटे के लिए साथ रहेंगे और हम फिर से आपके सामने आज कैसे ट्रेड करना है, क्या मार्केट की रणनीति हो सकती है, क्या इफर्ट्स चल रही है मार्केट्स के अंदर और इस समय मार्केट के अंदर सुगबुगाहट क्या है, क्या इनसाइडर्स बोल रहा है, क्या डाटा बोल रहा है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे जैसे हमेशा रखते आए हैं। और आप कई सालों से शो का अगर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, पहले हम 4 विंडोज़ के ज़रिए 4M ट्रिगर को फाइनल कर देते हैं ताकि आप उसका मोटा मोटी आइडिया ले पाएँ। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज भी वही करेंगे। पहले 4 विंडोज़ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स ही दिखेगा उसमें हमेशा की तरह। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है 250 पॉइंट का। कल भी ये करीब 200 पॉइंट का था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो कल तक तो कोई बयानबाजी भी नहीं हुई थी। कल तक तो सिर्फ महज एक छोटा सा पुल बैक था। तो हमने अपना डाउट भी आपके सामने रखा। आज जब बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ पॉइंट्स आए हैं, उसके बाद जो निकाई के अंदर तेजी आई है, मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ी स्थिरता लेके आ सकती है। बट ये भी एक टाइम बाउंड होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ हो जाएगा या इससे बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो इंडियन मार्केट्स में आज टिपिकली हम कितना रिकवर करके क्लोज करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वन लाइनर में बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट है ल्यूपिन, पीबी फिनटेक, पीआई इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स अच्छे आए हैं। इस मार्केट के उथल पुथल में हमने अर्निंग्स को काफ़ी हद तक भूल भी गए। न केवल भूले बल्कि उसका प्योर रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन ज़्यादा आएगा। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़राब वाले को ज़्यादा पनिशमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे वाले को अच्छी रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जिनके नंबर 100 हैं कुछ नहीं होगा, 2-4% ऊपर नीचे करके वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। रियल एस्टेट शेयरों पर भी नज़र रखिएगा। एलटीसीजी टैक्स में राहत संभव है, हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं। हमने हिरनंदानी से भी बातचीत की है, आज हमारे साथ कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। एक व्यू उनका भी पॉइंट आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पीडीलाइट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डॉक्टर लाल पैथलैब, एनएचपीसी के आज नंबर्स आने वाले हैं। ये सब बड़े नंबर्स हैं। लाल पैथलैब ने कल भी आपको नोटिस कराया था, इसके नंबर अच्छा है, 19 से अब थोड़े आ सकते हैं अच्छे। इन सभी नंबर्स पे हमारी नज़र होगी और जो भी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे आप वैसा ही ट्रेड कीजिएगा और अपने वित्तीय सलाहकारों को भी इंक्लूड कर लीजिएगा जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं। तो अब सृष्टि के साथ हम कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। सृष्टि आपको ग्लोबल मार्केट्स और सारी चीज़ों का सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताती चलेगी। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग हमारे सभी दर्शकों को भी। और आज बाजारों की भी अच्छी मॉर्निंग होती हुई दिखी है क्योंकि ग्लोबल संकेत हालांकि पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, पर जापान के बाजारों से जो कुछ कमेंट्स आ रहा है उससे उत्साह ज़रूर आते हुए देख रहे हैं। ना ही सिर्फ जापान के बाज़ारों में, अगर अभी आप फ्यूचर्स भी देखेंगे तो वहाँ से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। साथ ही गिफ्ट निफ्टी भी आपको पॉजिटिव शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। तो मूड और माहौल काफ़ी पॉजिटिव है और भारत के लिए भी जो है कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि खुश करने वाली हैं। और ओलंपिक्स को लेकर भी अभिषेक काफ़ी उत्साह है। देखिए अब मेडल तो कुश्ती में पक्का हो गया है, पर उससे मन नहीं भरेगा। देखिए अब इतना उत्साह भरा है या इतनी उम्मीदें अब लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की चेष्टा है। उम्मीद है कि वो मिलेगा। आज जो है पूरी नजरें रहेंगी उस रोमांचक मैच में। हालांकि कल रात हॉकी का भी मैच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच जा रहा था। स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी लीड भी ले रहे थे, पर बाद में जाते जाते हालांकि हमारे हाथ जीत नहीं हासिल हुई, पर कहीं ना कहीं वो उत्साह अभी भी बरकरार है। अब ब्रॉन्ज के लिए जो है हम फाइट करते हुए दिखेंगे, पर काफ़ी उत्साह है। अभिषेक, क्या आप ट्रैक कर रहे थे कल हॉकी का मैच? निश्चित तौर पर शशि, देखिए 2 मुकाबले थे और मैंने दोनों ही देखे और एक से काफ़ी खुशी मिली। देखिए विनेश फोगट की जीत तो पक्की मानी जा रही थी सेमीफाइनल में, क्योंकि उसके पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान के वर्ल्ड नंबर 1 जो प्लेयर थी उनको हराया था। तो ये मुकाबला थोड़ा सा सेमीफाइनल आसान था। एक यहाँ पर सिल्वर मेडल कम से कम पक्का हो गया, लेकिन हम चाहेंगे कि गोल्ड से कम पे सेटल ना हो। दूसरी ओर हॉकी में कहते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है। उम्मीद करके चल रहे थे कि 1980 के बाद फिर से हम शायद गोल्ड मेडल जीतें, लेकिन जर्मनी से 3-2 की ये हार हजम नहीं हो रही है। और ये इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि अगर आप मैच को देखेंगे ना तो मैच बड़ा कमाल का था
और भारतीय टीम का जो बॉल पोजीशन था या फिर सर्कल एंट्री की बात करें, यानी कि डी में जो एंट्री करती हैं टीमें, वहां पर मजबूत भारतीय टीम काफी ज्यादा दिखी। लेकिन निश्चित तौर पर पेनल्टी कॉर्नर को जो जर्मनी ने तब्दील किया, लगातार बैक टू बैक 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में, और वही डिसाइडर साबित हुआ और यहां पर थोड़ा सा दिल टूटा है। लेकिन कहते हैं ना कि पोडियम फिनिश करने की बात करनी चाहिए। लास्ट ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सेमीफाइनल में वहां भी हारे थे, यहां भी हारे हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि कम से कम देखिए अब सिल्वर या गोल्ड नहीं आए तो ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीते। लेकिन आज विनेश फोगाट निश्चित तौर पर अपना दांव लगाएंगी सोने के लिए। नजरें उस पे हैं और जी हाँ, ये जो फोगाट सिस्टर्स हैं उन्होंने तो भारत का नाम रोशन किया ही है। आज बारी है विनेश फोगाट की। ऑलरेडी हम काफ़ी गर्वित महसूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं गोल्ड पे पूरी नज़रें हैं। पर चलिए अभिषेक, अब फिर से मार्केट्स पे लौटते हैं और आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल ग्लोबल बाजारों के क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और साथ ही कमोडिटी में क्या कुछ बदलाव हुआ है ओवरनाइट। सृष्टि, आज अगर हम इंट्राडे यानी कि आज की बात करें तो संकेत आपको ठीक दिखेंगे, क्योंकि अमेरिका में फिर 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी। डाउ जोन्स में 300 अंकों की तेजी दिखी। हालांकि अगर हम ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो डाउ 450 अंक नीचे बंद हुआ। एक अच्छी चीज बस ये है कि फ्यूचर्स हम देख रहे हैं कि हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी ये कहना मुश्किल है। इसके लिए आपको 1-2-3 दिन के डेटा को और एनालाइज करना पड़ेगा और रिकवरी को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप जुलाई के हाई से देखेंगे तो डाउ, नेस्डेक, एसएनपी, निकेई, कॉस्पी, ये के सारे बाजार काफी नीचे कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जापान में बस राहत की खबर इतनी है, क्योंकि बाजार को टेंशन कहीं ना कहीं ये सता रही थी कि जो सरप्राइज रेट हाइक किया था जापान ने महंगाई के चलते, और यह आशंका थी कि शायद दरों में और बढ़ोतरी होगी। तो बैंक ऑफ जापान के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि जब तक बाजार स्थिर रहते हैं हम दरें बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो बस इतनी सी राहत है। बाकी जो चैलेंजेस हैं येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग वाली या फिर यूएस में मंदी वाली, वो अपनी जगह जस की तस हैं। ग्लोबल अगर अनिश्चितताओं की बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट की, वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन हाँ, इस रिकवरी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार टूट रहे थे बाजार। अगर हम निकेई की बात करें, ऊपरी स्तरों से करीब करीब 26% टूट गया था। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाजार वो 16% नीचे अभी भी है। तो लेकिन एक जो राहत की खबर आई है, राहत वाला स्टेटमेंट जो आया है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, ये कहीं ना कहीं मूड थोड़ा सा आज बेहतर कर रहा है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी आज 250 अंकों पर है, 24,300 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ग्लोबल मार्केट का सेटअप। आगे आज आपको निफ्टी में, निफ्टी बैंक में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए जरा ये समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि कल हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से जितने भी गेंस थे ना, बाजार ने आखिरी घंटे में जाके ऑलमोस्ट पूरे के पूरे गंवा दिए थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है बाजार में, यह साफ तौर पर दिख रही है। एफआईआईज की बात करें, कल फिर से हमने 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में सेलिंग देखी। बस अच्छी चीज ये है कि जो भी एफआईआईज ने सेल किया, डीआईज बैठे थे, पूरा का पूरा उसको ऑफसेट किया, और ये लगातार 2 दिन से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। एक बार जरा लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े जरा समझते हैं। डिम्पे बताइए वो किस तरह से, क्या कुछ बदलाव उसमें हुए हैं? हाँ, थोड़े से बदलाव हुए हैं। एफआईआईज की होल्डिंग काफ़ी तेज़ी से घट रही है सिस्टम के अंदर। वो इसलिए नहीं घट रही है कि उनको इंडिया से कोई प्रॉब्लम है, वो इसलिए घट रही है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसे वीक है। तो होता क्या है कि वो सभी मार्केट से पैसा निकालते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स इस तरह की ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं और जहाँ बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर आप ये सब यूएस मार्केट, जापानीज़ मार्केट, इंडियन मार्केट, ब्राज़ील, रशिया, इन सब के बाज़ार भी देखेंगे तो टिपिकली वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सेल ऑफ हुआ है। इंडियन मार्केट्स में इस समय जो सेल ऑफ है करीब वो 57% लॉन्ग पोजीशंस का हो चुका है अभी तक। आज मैंने थोड़े नंबर्स निकाले, मैं थोड़ा लेट हो गया नंबर्स निकालने में, बट वो 57% की उनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं। ये कल तक करीब 60+ % की थी, तो थोड़ा और कम हुए हैं। रिटेल के पास करीब 50% माल आ चुका है और डीआईज के पास करीब 31% की पोजीशंस एज इट इज़ है। आप जो यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं उसमें फिर से मैं कई बार आपको नोटिस करा चुका हूँ कि ऑप्शंस के नंबर को मिस ना किया कीजिएगा। सबसे बड़े नंबर्स होते हैं, सारे नंबर जोड़ देंगे तब भी ऑप्शंस के नंबर के बराबर नहीं आते। तो 46,000 करोड़ रुपए का प्लस हुआ है। और मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया है कि जब जब ऑप्शंस के अंदर प्लस का नंबर आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपके बेस हो रहे हैं। कल भी अगर आप देखें, आपको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या कल बाजार टूटा? तो जवाब हो सकता है नहीं। क्या कल बाजार चला? तो जवाब हो सकता है नहीं। क्या दिन भर में कुछ हुआ? तो उसका जवाब हो सकता है यस, बहुत कुछ हुआ।
तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार आपको लेवल्स की क्लोजिंग के बेसिस पर देखना होगा। हम 2 दिन से 24,000 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। एफआईज धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, रिटेल के पास माल आ रहा है। ये रिटेल के पास जितनी बड़ी पोजीशंस होती जाएगी, आई रिपीट, मैं फिर से, मैंने आपको इंडिकेशन भी किया था कि एफआईज 20% तक और पीछे जा सकते हैं, और ये मैंने 65 पे आपको नोटिस कराया था, ऑलरेडी वो 57 पे आ चुके हैं। डैट मीन्स करीब 8% तो कम कर चुके हैं। अगर वो 10% से और कम, यानी कि मिनोरिटी में आ जाते हैं, यानी कि 50% से भी कम चले जाते हैं, तो फिर बाज़ार को रेजिस्टेंसेस पक्के होंगे। ये टिपिकली सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा जब तक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से बाज़ार ऊपर नहीं जाता। भले ऊपर जाएगा लेकिन फिर वापस से सेलिंग आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। ये मैं बहुत गंभीर लाइन बोल रहा हूँ आपके सामने, भले मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बहुत मैं एक्सपीरियंस और बैक टेस्टेड बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर एफआईज की होल्डिंग 50% से नीचे चली जाए तो आप समझ लीजिएगा आपके रेजिस्टेंस पक्के हैं। तो रेजिस्टेंस उतनी स्पीड से नहीं टूटेंगे भी तो वापस आप आ सकते हो। ये अपने मन में घर कर लेना बात, क्योंकि रिटेल के पास होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी इन डैट केस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डीआईज का रोल हो जाएगा। 31% पे वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी 2-4% ऊपर नीचे ज़रूर करेंगे। उनकी होल्डिंग आती है तो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। उनकी होल्डिंग नहीं आती है तो बाज़ार वापस हो सकता है 23,800 को भी टेस्ट करने के लिए पहुँच जाए, उसको ब्रेक भी कर सकता है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए ओपन रखिएगा। फिलहाल आज आप अच्छा गिफ्ट निफ्टी देख पा रहे हैं, इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये बैक्ड है बाय वन ऑफ द सेंट्रल बैंकर्स, तो उनकी तरफ से बैक्ड है। ये ऐसी कोल कल्पित बात नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज ये बेस बनाने का काम कर सकती है। बिल्कुल। गिफ्ट निफ्टी 24,300 के आसपास है, लेकिन अगर हम डिप्पी कल की बात करें तो हमने बाजार में 24,400 के आसपास के स्तर देखे, और वहां से पूरे 400 इरोजन डे लो पे। हालांकि आज अच्छी चीज ये है कि ग्लोबली थोड़े से सेंटिमेंट कंस्ट्रक्टिव बाजार के लिए लग रहे हैं, तो क्या आज कॉन्फिडेंस ज्यादा है कल के मुकाबले? मैं बोलूँगा एक नॉच का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से वो ज़्यादा और कम होगा। मैं आपको सीधे सीधे सपाट लेवल बता देता हूँ, आप अपने फिक्स कर लीजिएगा। पहला तो 24,200 के ऊपर आएंगे, आप समझ लीजिएगा आपकी गिरावट का खतरा धीरे धीरे टल रहा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, 24,200 के ऊपर आपने अगर क्लोजिंग दे दी तो आप ये समझ लीजिएगा खतरा धीरे धीरे टल रहा है। अगर आप 24,350, 400 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तो आप ये समझ लीजिएगा खतरा टल चुका है। ये मेरी वर्ड को ध्यान दीजिएगा, 24,200 पे आप ये बिलीव कर सकते हैं कि खतरा टल रहा है, और 24,350, 400 पे ये ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा कि खतरा टल चुका है। पुल बैक आएगा नहीं आएगा वो सब उस समय की बात है, उस समय का डाटा आपको बता पाएगा, लेकिन इस समय ये दो लेवल्स बड़े क्रिटिकल हैं, इन दोनों के ऊपर आपकी क्लोजिंग चाहिए। क्या कल इन दोनों लेवल्स को हमने देखा नहीं? देखा है। कल हमने 350 भी देखा, 200 भी देखा, लेकिन जाते हुए भी तो देखा है। अगर आते हुए देखा तो जाते हुए भी देखा है। तो इसलिए आज इन दोनों पे रियल टेस्ट। मेरे से पूछेंगे कि कल और परसों में सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा था, मैं बोलूँगा आज का दिन है। आज बुल्स और बियर्स की आपस में तगड़ी फाइट है। बियर्स एक बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मार्केट आप 24,000 से बहुत ऊपर लेके आओ आप, और बुल्स से बिल्कुल ठान के बैठे हैं कि देखो 24,000 हमारा किले है, हमारा एक छावनी है, आप इसको ध्वस्त नहीं कर सकते, हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो ये दोनों के बीच की जो आज की फाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जीतेगा टिपिकली वो ड्रैग मार के जाएगा, यानी कि वो उसी तरफ लेता जाएगा मार्केट को। एक और चीज़ है, 23,800 से लेके 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। 23,800 से लेके 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये 2 दिन के पैनिक में भी टेस्ट होके यहीं पे आके रुके हो आप, तो ये कंफर्मेशन भी हो गया हमारा। ठीक है, तो पुल बैक के लिए मैंने आपको बता दिया 23,200, 24,200, 24,400 की इंपॉर्टेंस, और नीचे बेस बता दिया 23,800 का। नए और पुराने वालों के लिए मैं अलग अलग एक लाइन देता हूँ। नए वालों को अगर थोड़ा बहुत भी पोजीशंस लेनी है, अगर उनका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है, तो 2 दिन की वो गिरावट को ऑलमोस्ट झेल चुके हैं। ऐसा नहीं कि बाजार सस्ता हो गया, ये मैं और आप कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कई बार मौके ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिए जा सकते हैं, लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, कन्विक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो नए वाले चाहें तो 23,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के और 24,400 तक के टारगेट के लिए पोजीशन ले सकते हैं, बट वो टोटल 100 रुपये में से 15 से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिनके पास हैं ही 15 रुपये उनको लगाना नहीं है, जिनके पास 100 रुपये हैं उनका ही मैं एक खेप निकाल के यहाँ पर डलवा रहा हूँ 20% की, लेकिन 23,800 का स्टॉप के साथ, और रिग्रेसली फॉलो करना स्टॉप को, और दूसरा 24,400 तक के टारगेट के लिए बस। उसके बाद जो होगा तो तब की तब देखेंगे, कवरिंग आएगी या टूटेगा मार्केट। ठीक है, पहला पॉइंट। जो लोग हैं सिस्टम में उनको भैया वो तो अपने हिसाब से फैसला करें उनको क्या करना है। 24,000
बेस बनाया हुआ है, आपको ऑलरेडी उस पर 2 दिन की क्लोजिंग मिल रही है। ऊपर हमने आपसे खूब कहा था कि माल बेच दो, माल बेच दो, 30-40% माल बेच दो। अगर नहीं होगा तो आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, हमने 4 दिन 5 दिन पहले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले। लेकिन ठीक है, फिर भी नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ 24,000 के आसपास, फिर फैसला आपको खुद से लेना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी ज़रा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, निफ्टी बैंक का सवाल है डिम्पी, उसके पहले जरा एक बार शॉर्ट वालों को आप राय दे दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह से बाजार ऊपरी से नीचे आया है, आज शायद वो ना दिखे बाजार में, मतलब वो डेटा तो अभी तक ये कह रहे हैं शॉर्ट नहीं करना इंट्राडे में ना। शॉर्ट बिल्कुल, वो शॉर्ट इसलिए नहीं करना कि हम बोल रहे हैं डाटा इसमें, आप खुद से सोच के देखो। अगर आप शॉर्ट करने जाते हो तो आप एक फ्यूरियस बुल रन को शॉर्ट कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पास रणनीति है ना, आपको शॉर्ट करके पैसा ही तो कमाना है ना, आपको नोट चाहिए ना आपके अकाउंट में, तो भाई आप बाइंग ऑन डिप करके कर लो, तब भी तो नोट ही आएंगे, तब कौन सा कुछ और चीज़ें आने वाली है। तो जो बाजार का ट्रेंड है वही फ्रेंड है, बाजार को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे, हमें 60 दिन हो गए कहते कहते। बाजार ऊपर गया नीचे गया बराबर, लास्ट में वही जीत रहा है। देखिए, मार्केट को फिर से ऊपर आना है, लेकिन किस जगह से ऊपर आएगा ये मेरे को और आपको भी पता नहीं है। हम सब कल जब 24,000 ब्रेक हो रहा था तो मेरा अपना असेसमेंट ये था कि 23,800 भी आज में टेस्ट कर देगा, लेकिन मार्केट ने बड़ी स्मार्टली से 24,000 के ऊपर आके वापस से 24,000 के आसपास क्लोज कर दिया। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आपने क्वेश्चन छूट ही दिया है शॉर्ट करने वाला, आप खाली इंडेक्स को देख के शॉर्ट कभी करने का फैसला ले ही नहीं, आप उसके कंपोनेंट को देखो। भाई टोटल 50 शेयर है, बोले सर हम 50 थोड़ी देख सकते हैं, हमारी तो आंखें काली हो जाएंगी 50 देखते देखते। 5 देख सकते हो, 5 शेयर उठा लो उसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, उन 5 शेयरों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लो। अगर वो सपोर्ट पे है तो आप क्यों शॉर्ट करोगे, आप सोच के बताओ। अगर वो रेजिस्टेंस पे है तब शॉर्ट करना बनता है। उन 5 शेयरों में आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता देता हूं, चलो HDFC बैंक 1600 पे कल उसकी फिर से क्लोजिंग होगी, कंफ्यूजन छोड़ के गया आपको, तो शॉर्ट नहीं करना, फिलहाल अभी रुक जाओ। डिप मिल रहा है तो उसका बाय का इस्तेमाल करो। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, मैंने अभी तक आपको सिर्फ 23,800 से लेकर 24,400 तक की ही बात बोली है, ना मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं ना मैं इसके नीचे बोल रहा हूं। अभी तो हम इसी के अंदर ही हैं, इसके टूटने पर ही ऊपर और नीचे की हम बात करेंगे। फिलहाल मेरे पास ना ही डाटा ना ही मेरी अपनी स्टडी है जो इसके ऊपर की और इसके नीचे के लेवल्स के बारे में बता पाए। तो फिलहाल हम इसी 600 पॉइंट की रेंज के बारे में ही आज जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक रेंज में ही आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, साथ ही अपना रिस्क कम रखना है। पर डिम्पी, काफ़ी बड़ी इंट्राडे मूव जो है हम निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं। कल भी देखिए शुरुआत ठीक हुई थी, उसके बाद लगभग 1000 पॉइंट्स का इंट्राडे मूव देखने को मिला। आज क्या रणनीति होनी चाहिए लॉन्ग्स के लिए और साथ ही शॉर्ट वालों के लिए? देखिए, मैं बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन मैं बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, इसको शॉर्ट मत करना अभी आप गलती से भी। बैंक निफ्टी मैंने कल भी मना किया था आपको, तो कल ये नीचे आया है, 50,000 के नीचे बंद किया है। लेकिन कई बार क्या है ना, बड़ा इंडाइसिस है, ये 1000 पॉइंट तो देखेगा नहीं। उसने कल ये प्रूव करके दिखाया, ये कल 400 पॉइंट ऊपर था, बाद में 400 पॉइंट नीचे गया, 800 पॉइंट की वॉलिडिटी थी, ऑलमोस्ट बाद में वो 1000 पॉइंट की भी कन्वर्ट हो गई थी। तो 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी कब कब में आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और चीज़, किसी को अगर इंडाइसिस ट्रेड करना है, पहला सौदा प्लस करना है और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 2 ही लॉट है, मैं 1 लॉट पहले डालना चाहता हूं, तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। मैं वजह बताता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा पिट गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब 25,000 का निफ्टी लग रहा था तब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 2,000 पॉइंट दूर था। कहने की बात ये भी हो सकती है कि सर उसके पास हिम्मत नहीं थी, उसके पास डाटा नहीं था, उसके पास फंड्स नहीं आ रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक लेवल आने के बाद इसके पास भी पैसा वापस लौट के आएगा। वो हो सकता है FIs का आए, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल्स का वापस पैसा आए, जिसमें DIs कहते हैं। तो एक लेवल की बाइंग वापस आ सकती है, बट आपको अगर टेस्ट करना है, पहला टेस्ट करना है, एक ही लॉट के साथ टेस्ट करना है, बैंक निफ्टी टेस्ट करना। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए, ये आपको कंफर्मेशन कैसे होगा, मैं वो लेवल्स भी आपके सामने बोल देता हूँ साफ साफ। 50,000 50,200 के ऊपर आ जाएंगे तो हम समझ लीजिएगा खतरा टल गया है। आई रिपीट, 50,000 50,200 के ऊपर अगर आप आगे हैं तो 1 मिनट के लिए अपने मन को समझा लीजिए, खतरा टल गया है। बाइंग नहीं करनी, खतरा टल गया है। लेकिन जैसे आप 50,500 के ऊपर आ जाओगे तो फिर आप ये अपने मन को समझा लेना कि हाँ भाई, अब खतरा टल चुका है, अब ढूंढो कुछ, अब प्लस करो। पहले कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद ही कुछ करो। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना अभी, अब तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 1 मिनट के लिए अगर आपने पहले कर दिया, हो गया आपसे, तो वो एक अलग बात है, अब मत करना। दूसरा पॉइंट, पुल बैक के लिए तैयार तो रहो, लेकिन पुल बैक भी एक कैलकुलेटेड फॉर्म में आएगा।
ऐसा नहीं है कि कल ही कल में आप वापस से 25,000 हो जाओगे। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट का टोटल स्विंग है लोअर हाई से, और सेम विद द बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का टोटल स्विंग है लोअर हाई से, यानी कि 50,800 तक का, और इधर से 49,800 तक का। तो 1000 पॉइंट का स्विंग के लिए इधर और 600 पॉइंट के स्विंग के लिए उधर आप तैयार रहिएगा। बस जो भी काम करना लो वॉल्यूम के साथ करना, स्टॉक स्पेसिफिक काम करोगे ज़्यादा अच्छा है। रियल एस्टेट शेयर्स में आज ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया चल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। आदित्य अरोड़ा मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गए। आदित्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अंशुल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। अंशुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य जी जरा आप जल्दी से बता दीजिए आपका टेक क्या इंडाइसिस पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स के साथ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छा रिलीफ है इन्वेस्टर्स के लिए, जैसी हमने गिरावट देखी। बट अगर मेरा टेक्निकल व्यू बोले बाजार पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड में एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से वापस सेलिंग रिज्यूम हो सकती है, जैसे आप बता रहे थे कि अनवाइंडिंग भी एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप अगर देखें, ऑब्जर्व करें डेटा, तो काफ़ी अनवाइंडिंग चल रही है 3-4 दिन से। तो मुझे लगता है एफआईएस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, पहले थोड़ा-सा पोजीशन स्लाइड कर दे, फिर एक सेलिंग रिज्यूम हो सकती है। तो बाउंस बैक पे बहुत एग्रेसिव नहीं जाए, आज का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है बिल्कुल। आज के ट्रेंड को नेगेटिव परसीव नहीं करें, बट ऊपर आने पर एक ऊपर के रेजिस्टेंस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ढूंढे, क्योंकि मुझे लगता है एक हफ्ते में शायद बाजार वापस नीचे का ट्रेंड पकड़ सकता है। तो मेरा ओवरऑल रुझान बाजार पे नेगेटिव बनता है। एंड मुझे लगता है बैंक निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस देखें तो 51,000 और 51,800 के आसपास प्लेस्ड है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो ये लेवल के आसपास थोड़े से वॉच आउट करें। आज के उछाल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये लेवल पे आए तो पोजीशंस हल्की करने की सोचे, और डाउन ट्रेंड वहां से रिज्यूम हो रहा है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढे। हो सकता है कुछ आने वाले हफ्तों में वापस शायद डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। और अगर आज के ट्रेंड की बात करें तो यस, मुझे लगता है बाजार अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, और मुझे फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। सेक्टर आदित्य को पसंद है, एक और सेक्टर उसमें जोड़ लीजिए हमारी तरफ से, वो है रियल एस्टेट का। सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। एलटीसीजी को लेकर जो मुश्किलें चल रही थी और उस पर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ। विस्तार से आपको थोड़ी देर में खबर देंगे, लेकिन आदित्य ने जो चीज़ कही है कि आज पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में आपको दिखेगा, और एक और सलाह उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी, वो ये कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। ये रही आपके लिए काम की चीज़। आप चलिए फटाफट स्टॉक समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से शेयर आपके फोकस में हैं और क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं आप? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। कल लास्ट में क्लोजिंग होते होते हमने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी लॉन्ग दी थी, और उसकी वजह यही थी कि आप इंडेक्स में अगर एफआईआई की नेट पोजीशन देखें तो हम ओवरसोल्ड से अब बाहर आ चुके हैं। 78,000 केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रह गए हैं, और ऊपर से करेक्शन भी काफी अच्छा हो चुका है। डेली चार्ट पे हम स्विंग लो के आसपास खड़े हुए हैं। तो अब ये जगह, मैं डिम्पी जी के साथ एग्री करता हूँ कि ये जगह एटलीस्ट शॉर्टिंग के लिए नहीं है। यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऊपर आने के लिए बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट है। तो उस हिसाब से हमने कल क्लोज होते होते 256 पे अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी लॉन्ग दिया था। और जैसा ने कहा कि एफएमसीजी और फार्मा दो चीज में तेजी दिख रही है, तो दोनों स्टॉक मेरे उसी सेगमेंट से हैं। पहला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखें तो 42 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। 20 डे मूविंग एवरेज को काफी समय से रेस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से बाउंस बैक दे रहा है। तो इसको लॉन्ग करना चाहिए 1475 पे। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1520 का टारगेट रहेगा। दूसरा फार्मा से है सिप्ला। यहाँ पे 98 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। आउट ऑफ द टू सिप्ला ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बार फेल्ड ब्रेकआउट भी हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। तो शेकआउट करके ब्रेकआउट दे रहा है, यानी वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली आउट है। तो 1530 पे सिप्ला लॉन्ग करना चाहिए।
1500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1580 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। काउंटर्स जो है वो अंशुल की तरफ से हैं और कई समय से हम फार्मा की तेजी के बारे में भी हाईलाइट कर रहे थे। सिप्ला जो है अब उनको पसंद आ रहा है। एक शेकआउट के बाद ब्रेकआउट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन, और इस पे आप नज़र ज़रूर रखिए। और साथ ही लुपिन पे भी आज नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी के नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे, तो हो सकता है उस पर भी एक रिएक्शन रहे। पर आदित्य, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे मेरे स्टॉक्स भी अंशुल जी के साथ काफ़ी मैच कर रहे हैं और पहला स्टॉक मेरा सिप्ला ही है। काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, बाज़ार को अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं डिमांड की साइड, बुलिश साइड। तो इसको बाय कर सकते हैं 1532 में। 1495 रहेगा स्टॉप लॉस और 1570 रहेगा टारगेट। ये मेरा स्टॉक नंबर 1 और सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा एफएमसीजी बास्केट से ब्रिटानिया, जिससे कल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया और मुझे लगता है वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो ब्रिटानिया को बाय कर सकते हैं 554 में। 5700 रहेगा स्टॉप लॉस और 6000 से लेके 6100 रहेगा टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने अपने अपने ट्रेड दे दिए, लेकिन आज का जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि रियल एस्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बजट में अनाउंसमेंट किया उसमें फाइनेंस बिल के अंदर थोड़े से ऑल्ट्रेशन किए जा रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट हीरा नंदानी जी को भी देना चाहूँगा। इंडस्ट्री के वेटरन हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। सरकार बहुत सारे मामलों पे इनसे खुद राय लेती है, बीइंग एज एन कंसल्टेंट, और जानना भी चाहती है कि देखिए कैसे काम किया जाए। वही हीरानंदानी जी आज हमारे साथ वापस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने इंटेलिजेंस देने के लिए और इस कैलकुलेशंस को थोड़ा हमको समझाने के लिए, जो इंडेक्सेशन से जुड़ी हुई है, जिसमें 12.5% और 20% वाला मामला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप भले एक ग्रुप के जॉइंट हैं, आप एमडी हैं, आप इस ग्रुप को हेड करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप हमारे देश के भी एक धरोहर हैं, असेट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपसे राय लेती है, बहुत सारी चीज़ों पे आपसे समझती है, कंसल्टेशन रहती है। और मैं ये बोलूँगा सर, आप हमारे लिए भी बहुत ही कीमती असेट हो, क्योंकि आपसे हमको बहुत इंटेलिजेंस मिल जाती है। सर ज़रा ये एलटीसीजी वाला मामला ज़रा कैलकुलेट हमको करके बताइए, ये इंडेक्सेशन के बगैर और साथ में ये 12.5%, 20% का क्या माजरा है, इससे एंड यूज़र को क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ के। थैंक यू वेरी मच, आप इतने कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब ये इंट्रोड्यूस किया था उसमें 2 अंतर किए थे। नंबर 1 कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल में होती थी, उसको कम करके 2 साल, 2 इयर्स इज कैपिटल गेन्स टैक्स। दूसरी बात थी कि कैपिटल गेन्स टैक्स के टैक्स रियल एस्टेट में 20% था, तो उसको कम करके 12.5% कर दिए। लेकिन साथ साथ में उन्होंने इंडेक्सेशन, जो इन्फ्लेशन को करेक्शन कर रही है अपना रियल एस्टेट को, उसको निकाल दिया प्रोस्पेक्टिव। तो ये एक बहुत ही अंतर आ गया, जहां इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स की बहुत शिकायत थी, क्योंकि उनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म्स प्रॉपर्टी रखते हैं, और वो जब भी उनको कोई दिक्कत आती है तो वो बेचते हैं, तो उसको ये फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ही अंतर आते थे कि वो टैक्सेशन जो 12.5% है, लेकिन बिना इंडेक्सेशन उनकी टैक्सेस 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना, जो शायद वित्त मंत्री को उस समय जब इंट्रोड्यूस किया वो समझ रहे थे कि सिर्फ फायदा हो रहा है रियल एस्टेट को और उसको नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात थी कि वो पैरेलल रखना चाहती थी कि जो टैक्सेशन रेट रियल एस्टेट में है, हमारी मांग यही थी कि वो 20% है, वाइल अपने कैपिटल मार्केट में 10% थी। तो उन्होंने इसको करेक्शन कर दी और दोनों को एक ही रेट लगा दिया। लेकिन जो लोग इंडिविजुअल्स हैं उनको काफी अन्याय हो रहा था। तो ये शिकायत सुनने के बाद वित्त मंत्री ने उन्होंने करेक्शन कर दी कि बजट के दिन के पहले जिसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। आप जूने तरीके से आप कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं और इंडेक्सेशन की बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें टैक्स आपका कम रहा, या जो नए सिस्टम है वो आपको ऑप्शन देती है
लेकिन वो बजट दिन के पहले जो लिए हुए और ट्रांजैक्शंस किए या खरीदी किए हुए उसके ऊपर ही इसके ऊपर सीमित रहेगी। इस बजट दिन के बाद जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको ये लागू नहीं होगा। दूसरा जो अंतर किए उन्होंने कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को बेनिफिट दिए, मींस पार्टनरशिप्स, लिमिटेड कंपनी और एलएलपी को ये बेनिफिट नहीं दिए। उनको जो 12.5% है उनको इंडेक्सेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा और उन्होंने इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को ही ये फायदा दिया है, ऑप्शन दिए सॉरी, कि वो दोनों में से जहां भी उनको कम टैक्स होगा उनको लागू होगा। इसमें ये बहुत बड़ा फर्क आ जा रहा है और काफी लोग इन्वेस्टमेंट अभी रियल एस्टेट में करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी सिर्फ 2 साल की है और उनको 12.5% है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मिडिल लेवल हाउसिंग और हाई लग्जरी हाउसिंग में काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों को 2 साल के अंदर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है सर, इस सेक्टर के लिए अच्छा माने जो हुआ, अंत भला तो सब भला। हम माने कि सेक्टर के अंदर जो तेजी थी, लिक्विडिटी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसे और ठीक चलेगा, उल्टा और पैसा आ सकता, तो क्लैरिफिकेशन भी हो गया। जी, तो ये बहुत ही फायदेमंद है रियल एस्टेट को। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उनका बढ़ोतरी होने वाली है क्योंकि ये बेनिफिट जो निकाला गया था वो काफी लोग जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उनको गए थी। ठीक है, हिरानंदानी सर, अभिषेक बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। एक सवाल का जवाब सर आप और दीजिए। अच्छा, दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि इंडेक्सेशन दरअसल है क्या है। इंडेक्सेशन के बिना यानी कि प्रॉपर्टी की जो मूल प्राइस है उस पर एलटीसीजी का कैलकुलेशन होगा। इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई के साथ उसको लिंक किया जाएगा और उसके बाद जो इन्फ्लेटेड प्राइस होगा उस पर फिर टैक्स का प्रावधान किया जाएगा। सर ये बताइए कि इन दोनों विकल्प जो सरकार अब देने जा रही है, जो प्रस्ताव है, जो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले जो प्रॉपर्टी के जो होल्डर हैं, कौन सा आपको बेहतर लग रहा है इसमें से? नहीं, आप देखेंगे जो नए कानून है उसमें भी काफी लोगों को लाभ होगा क्योंकि 12.5% के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन जो लंबे तरीके समय से पकड़ के रखे हैं, 20 साल हुए, 30 साल है, जितने भी जूने प्रॉपर्टीज हैं, वो इन्फ्लेशन काफी हुआ है रियल एस्टेट पे। तो देखा जाए तो 5 गुना 6 गुना भाव बढ़ गए हैं। जितना वो खरीदी किए थे उसके हिसाब से फर्क पड़ गया है और वो लोग होल्डिंग कर रहे थे, वो वहां उनके घर में रह रहे थे या वो लीज पर दे रहे हुए थे, होल्डिंग कर रहे थे इतने साल तक क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडेक्सेशन का उनको मिल रहा था। तो वो होल्डिंग कर रहे थे, इन्फ्लेशन का करेक्शन कर रहे थे, सरकार ने बताया था और वो वाजबी था, इतने सालों तक वो ही चल रहा था, इसलिए लोगों को उसकी सुविधा को एक्सेप्ट कर दिए थे। तो ये सुविधा निकालने के बाद नेचुरली लोग परेशान हो गए क्योंकि सडनली एक दिन में ये सब परिवर्तन आ गया और इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकल गए। तो आज की तारीख में सरकार ने कहा है कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को दोनों जो तरीका अपने को इजी पड़ता है या कम टैक्स लग रहा है उनको आप वापस सकते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि लोग परेशान हो गए थे जो ऐसे सोच रहे थे कि हम बेचेंगे, हमारे बच्चों की शादी कराएंगे, इतने टैक्स ही लग जाएगा, दूसरे या री इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, दूसरे जगह करना चाहते थे या कोई बिजनेस में लगाना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेच के, जो भी था वो सब लोगों की कैलकुलेशन एक अलग थी इंडिविजुअल्स को। तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी इंडिविजुअल्स को लेंगे। तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स को नहीं दिया, वो बोले कि भाई ये टैक्स जो लगेगा वो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग किए हैं, कंपनीज और कॉर्पोरेट्स होल्डिंग किए, तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। नंदानी सर, सुबह 8 बजे सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला था ये, मतलब बजट के बाद से लगातार चर्चाएं थी इस पर, जिसके मन में जो भी कंफ्यूजन हो उसको आपने दूर किया और ये भी आपने बताया कि इंडस्ट्री का आउटलुक यहाँ से कैसा दिख रहा है आपको। सर थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे कि फिर से आपसे जल्दी ही किसी और टॉपिक पर जुड़ने का मौका मिलेगा। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा खबरों का रुख कर लेते हैं और इसके अलावा जो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं कंपनियों की उस पर भी फोकस करेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं ये दोनों चीज़ों के साथ। शरद, पहले अर्निंग से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए नतीजे कौन से आए हैं और कैसे रहे हैं?
जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले लुपिन की बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, पीबी फिनटेक, ये अच्छे नंबर्स हैं। अनुमान मुताबिक जो है गुजरात गैस, लिंड इंडिया है। अनुमान से कमज़ोर देखें तो बाटा इंडिया, आईएफएल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स देखने मिले हैं। ये जो पूरी लिस्ट हमने बनाई है इसमें जो है आपको पूरा एक शॉर्ट समरी मिल जाएगा कि कौन से नतीजे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जो ट्रैक करने के लिए और कहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। सबसे पहले लुपिन की बात करें, नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। भारत और यूएस के दोनों ही मार्केट की वॉल्यूम ग्रोथ में स्ट्रेंथ आया, मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिला है और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है कि डोमेस्टिक हाउस के ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आने लगेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सीक्वेंशियली नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। स्पेशली अगर उनके एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी आउट परफॉर्मेंस आई है। 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और एबिडा में भी इस सेगमेंट में जंप आई है। टाटा पावर की बात करें तो दो अहम बात सामने आती है। एक तो उनकी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है दिल्ली डिस्कॉम का, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। रिन्यूएबल बिजनेस की ग्रोथ 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है और इसको ऑफसेट किया है कोल के जो है बिजनेस को लेके। अब अगर हम बात करें तो मार्जिन्स में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। पीबी फिनटेक हेल्थ प्रीमियम्स और जो नए प्रीमियम्स है वहाँ पे जो है को प्रॉफिट को ड्राइव किया है और कंपनी जो है घाटे से जो है मुनाफे में आई है। तो पीबी फिनटेक भी अच्छे नंबर्स आए हैं। बाटा के लेकिन कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और ये लगातार देख रहे 3 से 4 क्वार्टर जो है प्रेशर आ रही है मार्जिन्स में भी और इन्वेंट्री इश्यूज़ में भी और इसके कारण जो है उनके नंबर्स भी देखें तो वीक आए हैं। 640 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और याद रखिए जो बांग्लादेश में इश्यूज़ हो रहे थे वो जो 1-2 हफ्ते से नहीं हो रहे हैं, ये पिछले जो है 2 से 3 महीने से देखने मिल रही है और इलेक्शन के पहले भी जो था वेज हाइक का इशू था तो वो सब क्यूमुलेट कर रहा है। उसके कारण लगभग 510 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ा है एंड ऑफकोर्स इन्वेंट्री इशूज़ भी आ रही है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ जो है लगभग 30 से 35% बांग्लादेश से सोर्स करता है। तो ओवरऑल नतीजे जो है इम्पैक्ट उसके कारण भी हुए हैं। तो ये अहम अर्निंग्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। शुक्रिया शरद, ये सभी अर्निंग्स कैंडिडेट सामने रखने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स है जहाँ पे रहेगी नज़र, पर इसके अलावा शरद ये भी बताइए कि खबरों के लिहाज से आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल सृष्टि, टाटा पावर के जो हमने नंबर्स की बात कर लिए लेकिन 2 अहम अनाउंसमेंट्स और आई थी कॉन कॉल में। सबसे पहला कि वो 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे भूटान में जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 6900 करोड़ रुपीस का रहेगा और 40% स्टेक जो है वो इन्वेस्ट भी करेंगे लुचू हाइड्रो पावर में। 830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सुजलॉन एनर्जी में भी जो है लगभग 76% स्टेक कंपनी एक्वायर करेगी। रेनॉम एनर्जी में 660 करोड़ का कंसिडरेशन रहेगा। ये एक्विजिशन जो है संजय घोडावट ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट है उससे करने वाली है। वही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनको L1 बिडर बनाया गया है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक में और ये जो ऑर्डर दिया गया है REC की आर्म ने दिया है। और औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो उनको US FDA अप्रूवल आ गया है प्राइवेट हेल्थ प्रोडक्ट वुमेन के लिए और याद रखिए ये प्रोडक्ट लॉन्च सेकेंड क्वार्टर FY25 को हो सकता है। इसका जो मार्केट साइज़ है रफली $268 मिलियन का है, यानी कि लगभग 2000 से 2500 करोड़ का एक मार्केट साइज़ वाला प्रोडक्ट है। आखिर में मेट्रो ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो है कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट एरा कैप कंपनी के साथ कर दी है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट्स, कैप्स, हैट्स और वाइजर्स। हमने जो है थोड़ी सी चैनल चेक की और पता चला कि इनके जो लार्जली प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये थोड़े हायर हैं, मतलब 1500 के ऊपर से ज़्यादा जो है कैप इनका रिटेल करता है। लाइसेंस ब्रांड्स जो NY का आप देखते होंगे या LA का डॉजर्स का देखते होंगे, हाई मार्जिन बिजनेस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है आगे जाते हुए। शुक्रिया शरद बताने के लिए कि आज खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे। तो टाटा पावर पे खास तौर से नज़र रहेगी। नतीजों के बाद जो है अनाउंसमेंट्स भी अच्छे आते हुए दिखे इस पे भी हम फोकस ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच आइए स्वागत करते हैं हिमांग जानी का भी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे टाटा पावर पे ही राय जानना चाहेंगे। नतीजों की एनालिसिस कैसी है, क्योंकि एनालिस्ट के एस्टिमेट से तो बेहतर आते हुए देखे। एक नए हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी ने 800 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स अनाउंस किया है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजे और क्या स्टॉक आज फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली टाटा पावर के जो नंबर्स हैं काफी जो एक्सपेक्टेशन से उससे बेहतर है। चाहे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो जनरेशन की बात हो, और हमें लगता है कि ये जो एनर्जी की पूरी जो इकोसिस्टम है, चाहे वो
जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हो या जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो इतना बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं सब लोग, उसमें टाटा पावर एक अहम रोल अदा कर सकता है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो इस तरह के नंबर्स के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। स्टॉक भी मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी उसमें 5-7% का करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ से 18 to 20% की अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। पे आज पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन ज़रूर दिखेगा, पर हेमांग जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, आप समझना चाहेंगे कि आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये जो गिरावट है अब थोड़ी सी थमनी चाहिए और ऐसे में अच्छा समय है फंडामेंटली मजबूत काउंटर्स को एक्यूमुलेट करने का? अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स पे नज़र रखें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक स्विफ्ट एंड शॉर्ट करेक्शन आया था मार्केट में और काफी हद तक स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि जैसे ही यूएस मार्केट्स में आईवी कूल ऑफ होंगे, एक स्टेबिलिटी दिखेगा, तो जरूर से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर आना चाहिए। और अर्निंग्स जो है हमारी काफी बाय एंड लार्ज अच्छी रही है, चाहे वो निफ्टी कंपनीज की हो या चाहे वो ब्रॉडर यूनिवर्स की हो। मॉनसून प्रोग्रेस हैज बीन गुड, क्रूड के दाम भी एक लेवल पे है, तो मैक्रोस पे मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगता है। खाली अपना जो कंसर्न था वो था कि मार्केट्स में रनअप बड़ा हो चुका था, वैल्यूएशंस ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहां से रिपोर्ट उतना फेवरेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, बट मार्केट में एट इंडेक्स लेवल कोई बड़ा मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। तो एक बड़ा डाउनसाइड जो है फिलहाल नहीं दिख रहा है, पर चलिए कुछ एक काउंटर्स पे और सेक्टर्स पे नज़र ज़रूर रखेंगे। पर अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, नतीजों के बाद कहाँ पे आए हैं अर्निंग्स अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स, और ये पूरी लिस्ट लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो सबसे पहले आज ब्रोकरेजेस में शुरुआत करते हैं टाटा पावर के साथ, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने बढ़ा के 467 रुपीज़ का दिया है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर हमें देखने को मिले थे, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टारगेट है जो कि 5.3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है और इसी के साथ साथ 3 गीगावाट का एपीसी प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से एक अच्छा पुश उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है और इसीलिए इन्वेस्टेक का एक बुलिश व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है रेटिंग होल्ड पे, और इसी के साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 2180 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में 21% का एक मिस देखने को मिला था अगर हम जेफरीज के एस्टिमेट के साथ कंपेयर करें तो, और जो डाउनग्रेड है वो उनका मानना यह है कि कहीं पे लिमिटेड अपसाइड की वजह से उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं JTL इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि नोवामा ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 303 रुपीज़ का। अगर हम कंपनी की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे जो फोकस है कंपनी का वो भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 38% तक का एक CAGR ग्रोथ जो है वो अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता है, ऐसे नोवामा का कहना है, और इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। अगली बात करते हैं बाटा की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1050 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टर में भी देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ अगर हम रेवेन्यू CAGR देखें तो सिर्फ 1.4% 9 क्वार्टर में काफ़ी लोएस्ट लेवल पे है सिटी का अगर माने तो, और इसी के चलते हुए एक सेल रेटिंग जो है यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है बाटा के ऊपर भी। अगली बात करते हैं कमिंस की, क्योंकि यहाँ पे भी नतीजों की अगर बात करें तो UBS ने फिलहाल के लिए सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2190 रुपीज़ का दिया है। अगर हम UBS एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करें तो कहीं पे एक मिस उन्हें देखने को मिला था और इसीलिए एक सेल रेटिंग जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें नमूरा की तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3470 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम पेरेंट्स की कमेंट्री की बात करें तो उसके बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें 4% का एक ग्रोथ देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कमिंस इंडिया के लिए। और आखिर में बात करते हैं PFC की, जिसके नतीजे हमने कल देखे थे, और इसी के ऊपर बर्नस्टीन ने अभी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 620 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो एक अच्छा क्वार्टर के रूप में हम Q1 को नहीं देख सकते, बट उसके बावजूद अगर हम गाइडेंस की बात करें तो एक अच्छा गाइडेंस जो है वो कंपनी ने बरकरार रखा है, और इसी के चलते हुए बर्नस्टीन
आउट परफॉर्म रेटिंग हमें PSE के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र आज बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज़ में देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रहेगी नज़र पर। तो खबर वाले शेयरों पर फोकस करते हैं और एक खबर आई है सुज़लॉन को लेकर, और वो ये कि कंपनी ने रेनम एनर्जी में 76% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है और 660 करोड़ रुपए में संजय घोड़ावत ग्रुप से हिस्सेदारी ये खरीदेगी। सुज़लॉन को हमने अच्छे से चलते हुए देखा है, हालांकि ये 2 दिन से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है 70 रुपये के भाव के आसपास से। लेकिन हिमांग, आप बताइए, सुज़लॉन आपको क्या लग रहा है, ये जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री बनी है, कम से कम शेयर प्राइस में, बिजनेस भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? विजिबिलिटी आपको दिख रही है? दांव लगाएं सुज़लॉन पर? से अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी थीम के अंदर करना है तो आइनॉक्स विंड श्योरली एक बेटर प्ले है। सुज़लॉन में हमने एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज देखा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी देखा है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में, पर हमें लगता है कि फंडामेंटली और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आइनॉक्स विंड इज अ बेटर प्ले, और वो हमारा टॉप पिक है। हम यहाँ से लगभग 22% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइनॉक्स विंड बेहतर आपके लिए प्ले है। एक ये सिरेमिक वाली कंपनी, टाइल वाली कंपनी एशियन ग्रेनिटो, हालांकि छोटी साइज की कंपनी है एशियन ग्रेनिटो, 75 रुपये के आसपास का भाव है। इसके नतीजे आए हैं और नतीजों में एक चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये कि घाटे का फिगर था और अब जो आया है इनको प्रॉफिट आया है। हालांकि 2 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है। मार्जिन हालांकि अच्छे से इंप्रूव किया है, एबिडा में ठीक ठाक हम उछाल देख रहे हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफे में। आदित्य, आप बताइए, एशियन ग्रेनिटो कोई ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए? देखिए, काफी वॉलेटाइल काउंटर है और पहले भी ये स्टॉक थोड़ा सा चर्चे में रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू मतलब थोड़ा इसमें कंसर्न्स रेज हुए थे, थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर में इसको कंसिडर करता हूँ। बट टेक्निकली अगर नजरिया बनाए तो एक बार स्टॉक 80.70 क्रॉस करता है तो एक बार बुलिश नजरिया बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 74 का और टारगेट रहेगा इसमें 85 से लेके 90। बट मैंने जैसा बताया कि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है और थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो बहुत एग्रेसिव बाय नहीं कहूंगा, बट टेक्निकली इसमें एक बाय ट्रिगर हो सकता है 80.70 के ऊपर। बताना ना, जो नतीजे आते हैं बताना हमारा फर्ज है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि नहीं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू, ऐसे तो हम दूर ही रहते हैं, तो बेहतर है कि ना कीजिए। बाजार में आपके पास सैकड़ों नहीं हजारों मौके हैं, कम से कम 2500 शेयर तो हैं ही जो ट्रेड हो रहे हैं। तुम कुछ और खोज लेंगे और खोजते हैं, बल्कि हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा तैयार हैं ब्रेकआउट शेयर लेकर, जहां पर आपको आज तगड़े गेंस उछाल देखने को मिल सकते हैं। डिम्पी, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि इस तरह के मार्केट के अंदर जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही हो तो 2-4 शेयर आपके सामने ऐसे रख दिए जाएं ताकि आप इनका फ़ायदा उठाएं। अभी तक जितने भी शेयर हमने रखे हैं उसमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस फॉल के अंदर भी आपको नुकसान नहीं हुआ होगा। आप चेक कर लीजिएगा IEX, आप चेक कर लीजिएगा पिरामिड एंटरप्राइजेस, और 1-2 शेयर इसी तरह के और भी थे, अभी तो खैर मेरे को पूरी तरह से याद भी नहीं, जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन कुल मिला के सभी का बेनिफिट धीरे धीरे करके आप तक ज़रूर पहुँचा है और इस मार्केट की इस गिरावट में भी आप बचे हैं उन शेयरों से, उन गिरने से। अब हमने 2 शेयर निकाले हैं, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव वाला मामला रखा है, आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला शेयर डाला हुआ है नेटको फार्मा का। ये अगर आप देखेंगे तो बढ़िया वीकली वाला ब्रेकआउट है, मंथली वाला भी ब्रेकआउट है। मैं आपको मंथ और वीक दोनों के चार्ट आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन से और आप उसको ज़रा देखिएगा। और बाद में हमारे साथ अंशुल जैन हमारे मेहमान ही हैं, ज़रा देख के भी बता देंगे कि इसके अंदर क्या करना है। इस समय जो आप चार्ट देख पा रहे हैं वीकली बेसिस पर है। अगर आप देखोगे एक बार का ये रेजिस्टेंस, दूसरी बार का रेजिस्टेंस, तीसरी बार हमने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको पार किया है। और ये मैं आपके लिए कहेंगे तो मैं आपके लिए एक लाइन भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि 2 बार का रेजिस्टेंस को हमने कितने ब्यूटीफुली पार किया और पूरी रेंज को पार किया। अब आपके पास एक अच्छा सा एक स्टॉप लॉस, यानी कि एक अच्छी सी एक रेंज डिफाइन हो गई है कि ये शेयर टिपिकली इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार का
और सेकंड बार का यू या फिर डबल बॉटम, जैसे भी आप इसको समझना चाहें, या फिर हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट, जैसे आप इसको समझना चाहें वो आप इसको समझ सकते हैं। ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं मार्केट के। 2 एवरेजेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये शेयर हो गया हमारी तरफ से नेटको फार्मा। मैं इसका वीकली के ना, इसका मैं मंथली भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को मंथली पे भी काफ़ी अच्छा लगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ये स्विंग ट्रेड के काम नहीं आएगा, बल्कि आप इसको लेके रखेंगे तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है। अब मैंने इसको मंथ कर दिया, आप देखेंगे वही लाइन एज इट इज़ ड्रॉ है और आप देखिए क्या सुंदर ब्यूटीफुल से एक कैंडल बनी। एक छोटा सा रिजेक्शन ऊपर आया है, हो सकता है आपको मेहमान ये कह दें कि थोड़ा डिप में प्लस करो, मैं भी इसके हक में हूँ कि थोड़ा डिप में भी प्लस करें, लेकिन शेयर का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है। इसलिए अंशुल जैन से एक बार समझ लेते हैं। अंशुल जी एक बार ज़रा नेटको फार्मा चेक कीजिए तो क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजिशनल प्लेस के अंदर लेना चाहता हूँ और मेरे को बाइंग ऑन डिप करने में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए डिम्पी जी, दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए बहुत बेहतरीन है, चूंकि डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज होल्ड हो रहा है। तो जिनको मोमेंटम प्ले करना है वो 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस ले लें 1260 रुपए का और लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और जिनको थोड़ी लंबी अवधि के लिए प्ले करना है वो जरूर बाई ऑन डिप, मोमेंटम खत्म होने के बाद जब डिप आएगा तो पर रिट्रेसमेंट आएगा तब बाई कर सकते हैं। जैसा आपने दिखाया 362 हफ्ते का डबल बॉटम का ब्रेकआउट है और इसमें एक चीज जो अच्छी है वो सेकंड बॉटम ने पहले बॉटम के लो को तोड़ा था और उसके बाद चला है, तो वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेकआउट है। मुझे याद है सिमिलर पैटर्न वॉकहार्ट फार्मा में भी था जहां पे शेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट आया था और वो एकदम वर्टिकली चला था। तो नेटको फार्मा में भी सिमिलर चीज है, वीक लॉन्ग शेकआउट है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल है। तो इस समय मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1500-1550 तक कैरी रहेगा, उसके बाद ही किसी तरह का बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। उसके पहले दिखता नहीं है कि कोई रिट्रेसमेंट आएगा। वैसे भी फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट है, तो यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज 1297 के अराउंड है समथिंग, तो 1280 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग करते हैं तो पहले 1550 मिलेगा, उसके बाद बाय ऑन डिप्स की आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो फिलहाल ये मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग प्ले है। एक लॉन्ग प्ले है, आपने हमारे पे अपनी राय रखी सर, और मेरे को लग रहा है इन्वेस्टर्स के काफ़ी काम आएगी। दूसरा शेयर हमने अपनी स्क्रीन पे डाल दिया है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर। लिकर बेस्ड कंपनी है, आप देख रहे होंगे बजट से पहले काफ़ी हद तक ये थोड़ी सेमी डरी रहती है, लेकिन आजकल ऐसा डर खत्म सा हो गया क्योंकि 28% के ऑलरेडी ब्रैकेट में है ये, और अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि स्टेट बैन कर देगी या स्टेट इसको वापस खोल देगी। अपने आप में ये अपनी कंपनी के अंदर ही अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट लाके, नए नए वेरिएंट लाके, नए नए मार्केट्स को खोज के। तो इसलिए जो गवर्नमेंट वाला मैटर है ना वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन है, बस इनको कॉस्ट और इनके एक्सपेंशन वाले सब लड़ना होता है, और उसमें कंपनी काफ़ी अच्छे से लड़ रही है। आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस ने अपनी 50 दिन के एवरेज का बनाया हुआ है और अभी भी इसको मेंटेन किया हुआ है। ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट वाला शेयर है, जिसको हम कहते हैं ना कि चक्का चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम विद आप यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर देखोगे और बढ़िया वर्टिकल राइज इसके अंदर मिल रहा है। मैंने इसका वीकली भी चेक किया और मैंने डेली भी चेक किया। मैं वो डेली चार्ट भी एटलीस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप भी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसका डेली चार्ट है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा गैप भी है, इस गैप के बाद भी ये मार्केट के अंदर मोमेंटम है और एक छोटा सा एक फ्लैग बना है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो और चल जाएगा, जल्दी भी चल सकता है। तो ये छोटे स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैंने टिपिकली ये शेयर निकाला है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन और चाहिए। ध्वनि पटेल आई थिंक मेरे को स्क्रीन पर दिख रही है। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स आप चेक करेंगे, मैकडॉनल्ड्स का शेयर, ये ठीक लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यहाँ पे डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर जिस हिसाब से आपने चार्टिकल स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये काफ़ी ही पॉजिटिव साइड का मोमेंटम दर्शा रहा है। ओवरऑल जो एवरेजेस है उनके ऊपर भी चल रहा है। इसके अंदर नोटवर्दी ये है कि ब्रेकआउट के पास है और इसके साथ साथ जो टिपिकल फ्लैग फॉर्मेशन होती है कि आपको पोल के पास ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखाई देती है और फिर जब कंसोलिडेशन होती है तो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट है और इसके बाद एक सडन स्पॉट आता है, तो उसी हिसाब के फॉर्मेशंस इसके अंदर बन रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ में 1430 के लेवल्स क्रॉस करता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इसको 1430 के ऊपर प्लस करके चल सकते हैं, मोमेंटम ट्रेड काफी अच्छा बनेगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप यहाँ पे 1395 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को रखें। ओवरऑल अगर हम इस पोल की मेजरमेंट करते हैं तो करीब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 160 पॉइंट का मोमेंटम
जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक यहाँ पे 1430 के अंदर और फर्दर एक 100 पॉइंट जोड़ते हैं तो 1530 तक के टारगेट इस हिसाब से बन सकता है। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। तो ब्रेकआउट शेयर में डिम्पी की पैनी नज़र और उस पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, मतलब हाथों हाथ आपके लिए पूरे कर देते हैं चार्ट दिखा के, उसके बाद उस पर अपने जानकारों से राय लेके आगे बढ़ेंगे। कुछ और शेयर हैं जिनमें नतीजा है, उन पर जरा फोकस करते हैं। आप जरा अंशुल जी चेक कीजिए कमिंस को। नंबर्स की बात करें तो मार्जिन 15% से बढ़ के 20%, कामकाजी मुनाफे की बात करें 37% का उछाल, आय बढ़ी है 4%। प्राइमा फेसी नंबर ये ठीक दिख रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों ये स्टॉक हमने देखा था कि 4200 से करेक्ट होके 3500 रुपए के आसपास आया और वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ 2-3 बार दिखा है ये। आप ये बताइए कि कमिंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जरूर इसमें ट्रेड बन रहा है, क्योंकि अगर एक डेली चार्ट पे राइजिंग ट्रेंड लाइन देखें तो परसों के सेशन में उसके नीचे क्लोज किया था और कल के सेशन में गैप अप के साथ उसको रिक्लेम किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वीक लॉन्ग्स थे या जो एग्रेसिव शॉर्ट्स थे, दोनों शेकआउट हो चुके हैं और ट्रैप फॉर्मेशन है शॉर्ट्स की। शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट करता है तो ऊपर में 3800 रुपए तक ये इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। तो इसको चाहे तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, बट बेटर लॉन्ग बनेगा जब ये अपना कल का हाई तोड़ेगा जो 3596 में है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं रह जाएगा। तो केवल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है कि करंट मार्केट प्राइस पे एक बार लॉन्ग ट्राई कीजिए। नीचे में 3460 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में हाई लाइकली है कि 3800 मिल सकता है। अगेन रिपीट करूंगा, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, सेफ ट्रेडर्स के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। कमेंट्स को लेकर ये व्यू। आदित्य, आप जरा पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार जरा चेक कीजिए। घाटा इनका कम हुआ है 77 करोड़ से घट के 39 करोड़ रुपए और आय में 50% के आसपास का उछाल है। कल हमने देखा कि दिन के निचले स्तरों पर आकर पीवी फिनटेक बंद हुआ है और 2 दिन से लगातार ये डीप कट्स हम देख रहे हैं पीवी फिनटेक के शेयर में। पीवी फिनटेक कैसा लग रहा है आदित्य आपको इसका चार्ट? देखिए, पीवी फिनटेक का चार्ट काफी बेहतरीन है। अगर जो आईपीओ प्राइस के वक्त इसने हाई आया था करीब 1460, वो प्राइस स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है और ऐसे कमजोर बाजार में भी अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिखता है और वॉल्यूम भी दिख रही है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से एक बुलिश कैंडिडेट है और इसका ब्रेकआउट आएगा 1525 के ऊपर, वहां पे इसको बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का और टारगेट रहेंगे इसमें 1650 से लेके 1700। 1700 कब तक आ जाएगा आदित्य ये? देखिए, ब्रेकआउट में कभी कभी जल्दी भी आ सकते हैं टारगेट 1-2 हफ्ते में, बट इसमें एक महीने का नजरिया बनाए तो अच्छा है। बट जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है उस हिसाब से टारगेट 1 हफ्ते में भी आ सकता है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हम आपके सामने रख ही रहे हैं और सारे स्टॉक्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। मेहमानों का पूरी एक लिस्ट भी मैं आपके सामने वापस से बता देता हूँ, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। रजत भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। एक काम और करते हैं, रजत सर से पहले थोड़ा बैंकिंग का व्यू ले लेते हैं। रजत जी, बैंकिंग के अंदर काफ़ी तेज़ पिटाई हुई है, कोई ऐसा शेयर जिसके अंदर इमीडिएटली आके हमको बाय कर लेना चाहिए? वो सरकारी गैर सरकारी दोनों में से हो सकता है। HDFC मेरे को पसंद है 1600 पे, बट तेज़ नहीं चलेगा। तो क्या मैं ICICI ले लूँ, एक्सेस ले लूँ या फिर सरकारी में चला जाऊँ? गुड मॉर्निंग डीपी जी। बिल्कुल, आई थिंक HDFC जो आपने पहला ही शेयर मेंशन किया, वो शेयर इस टाइम बहुत अच्छी प्राइस पे है लेने के लिए और मुझे लगता है कि ये बहुत तेज चलेगा। ऐसा नहीं है कि तेज नहीं चलेगा, बिकॉज एक वो परसेप्शन है पिछले 3-4 साल से ये शेयर बिल्कुल इसने डिलीवर नहीं किया। पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें सारे ही प्राइवेट बैंक्स का, वेदर इट्स HDFC, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और कोटक, सभी की अंडर परफॉर्मेंस आई है। और आई थिंक मैं बताता हूँ क्यों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत तेज चलेंगे। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन बैंक्स क्या थी, इनका थोड़ा ओवर रन था 2018, 19, 20 में और 17, 18, 19 में। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बैंक्स फेस कर रहे थे वो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ की थी।
क्रेडिट ज्यादा तेज नहीं बढ़ रहा था बिकॉज काफी पैसा म्यूचुअल फंड्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, डेट फंड्स, फिक्स्ड इनकम में जा रहा था और इनके कासा डिपॉजिट्स जिनकी वजह से, खासकर एचडीएफसी बैंक में, जिसकी वजह से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ट्रेडिशनली सबसे हाई रहता था, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रहता था, वो काफी डिप हो गए थे। अब आई थिंक इस बजट में जो पॉलिसी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से डेट फंड्स को और हाइब्रिड फंड्स में भी जहां 65% तक डेट पे करो, उनको भी कोई टैक्स का एडवांटेज नहीं है, तो काफी एक बड़े अमाउंट में आई थिंक पैसा म्यूचुअल फंड से, खासकर डेट फंड से वापस बैंकिंग सेक्टर में आएगा और वही ट्रेडिशनल एफडीज वगैरह होंगी। इससे अगले 3, 4, 5 क्वार्टर में लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पर्टिकुलरली एचडीएफसी को एक बहुत अच्छा जंप मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। और वैसे भी अगर आप देखें पिछले 4-5 साल से ना चलने की वजह से ये स्टॉक जो 27-28 के प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड होता था, आज 18 के प्राइस मल्टीपल पे आपको अवेलेबल है। तो आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इज वन स्पेस जहां पे आपको बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और एचडीएफसी इस टाइम मेरा टॉप बेट है। इनफैक्ट मैं छोटे सरकारी बैंकों से निकलने की सलाह दे रहा हूँ और इस टाइम आफ्टर द रन अप बहुत अच्छा एक ट्रेड रहेगा कि अपने पोर्टफोलियो का ब्रीच अप। डन। आप इंटरेस्टिंग है, आपने ये बात क्लियर भी कर दी है कि भाई ठीक है बैंक्स में ध्यान रखो। एचडीएफसी, मेरा एक डाउट जो चल रहा था ना सर, वो भी आपने क्लियर कर दिया कि भाई धीरे नहीं चलेगा, ये तेज़ भी चल सकता है। तो आप हो सकता है, देखिए आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले आप कहते थे कि डिप आ जाए, डिप आ जाए, डिप आ जाए तो हम प्लस करेंगे। भाई डिप आ गया, अच्छा क्या डिप और नहीं आ सकता? भी आ सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके तो शुरू करेंगे, आप किश्तों से शुरू करेंगे। फिर आप अगर मन में ये ठान के बैठे कि मेरे को शुरू करना है तो फिर कहाँ से शुरू करूँ, तो पहले कुछ अच्छे और पक्के शेयर से शुरू करो। उसमें से एचडीएफसी का नाम हो सकता है, ऑलरेडी सर्च डिस्कशन करते हुए हमको समझ में आ गया। एक और चीज़ जो मेरे को आज इंटरेस्टिंग दिख रही है, हालांकि लेवल्स फ्रीज नहीं हुए, कल आपने देखा होगा जितना गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था उसका आधा मिला था हमको। आज जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर शायद हम फ्रीज होकर खुल जाए। अभी का भाव 245 तक का 345 का चल रहा है। आई होप कि 300 पॉइंट ही ऊपर खोलेगा। और एक और अच्छी चीज़ दिखेगी आपको, ये 24,300 के आसपास आके यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकती है शॉर्ट्स वालों की। देखते हैं वो क्या होता है आगे। फिलहाल अभी लेवल्स फ्रीज हो जाए, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और शेयर्स भी हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे आज आप नज़र रख सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बढ़िया शेयर है, मोमेंटो वाले शेयर्स हैं। नेटको फार्मा ऑलरेडी हो गया। सेरा सैनिटरी वेयर भी मैंने कल पता किया था। एक बार अंशुल जैन जरा जग के जल्दी से बताइए, स्पीड से करेंगे हम। सेरा सैनिटरी वेयर, ये सरा मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को सेरा सैनिटरी ब्रेकआउट पे लॉन्ग रिकमेंड किया है। इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। इमीडिएट टारगेट 10,250 के आसपास का लग रहा है। पैटर्न का ब्रेकआउट 9,200 पे था, तो 10,250 तक का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। एक बार सारी रियल एस्टेट वाली कंपनीज दिखाना, उनके टिक कैसे आ रहे हैं। वैसे तो 9-8 पे फ्रीज होने के बाद चेक करना आप, लेकिन फिर भी उनके टिक कैसे आ रहे हैं एक बार देखना होगा, समझना होगा। एक बार टिक कैसे आ रहे हैं दिखाना। जैसे सारी रियल एस्टेट कंपनी दिखाइए, डीएलएफ दिखाओ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दिखाओ, ठीक है, ब्रिगेड दिखाओ, ब्रिगेड सिग्नेचर ग्लोबल दिखा दो, आप पूर्वांकरा दिखा दो, शोभा डेवलपर्स दिखा दो। ज़्यादातर का गैप के साथ आपको ओपनिंग मिल रही है। ये हॉटबॉट पूरा आ गया है। शोभा के अंदर 5% तक का जो रेगुलराइज्ड है ना, यानी कि जिनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से है, उस एरिया मास्टर है, वहाँ पे गैप आपको ज़्यादा मिल रहा है। ये सारी की सारी कंपनीज़ हैं। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखती हुई मिलेगी। ज़्यादातर कंपनीज आपको हरे निशान में मिल रही है। ये LTCG टैक्स में जो राहत आई है, जो कैलकुलेशंस के मेथड बदले जा रहे हैं, ये उस मेथड का एक बेनिफिट है। खुद हीरन रानी जी बात बोल के गए हैं कि सिर्फ 2 साल और झेल लो, उसके बाद आप देखना आपको वो जो अभी LTCG के अंदर चल रहा है इसका भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। शरद को एक साथ अपने साथ जोड़ लेते हैं। 9 बजे का पूरा एक्शन वो समेट के आया नवरत्न के अंदर। पहले नवरत्न देखते हैं, फिर हम स्टॉक एक्सप्रेस भी लेके आएंगे। फटाफट शेयर होंगे, फटाफट जवाब होंगे उसके। जी बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले बात करें तो लुपिन फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। भारत के बिजनेस में 18% का ग्रोथ आया है और ऑफ कोर्स जो नॉर्थ अमेरिका पे बिजनेस है वहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आई है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुई है। तो लुपिन के जो है अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। बाटा इंडिया की वहीं पे बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं अक्रॉस पैरामीटर्स और मार्जिन्स में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। सिटी ने भी मेंटेन सेल रखा है रेटिंग और टारगेट प्राइस 1,050 रुपीज़ पर शेयर का है।
तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है दिल्ली डिस्कॉम्स के कारण वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और रिन्यूएबल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 14% का ग्रोथ आया है। कंपनी एक चीज़ और अनाउंस की है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में, वहाँ पे लगभग 40% स्टेक वो लेंगे और 830 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमारा चौथा स्टॉक रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज़। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं, इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी ने रजिस्टर किए हैं और कंपनी ने कहा है जो ग्रॉस मार्जिन वो लगभग 510 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है लिक्विडेशन, चैनल मिक्स और बांग्लादेश की जो सिविल अनरेस्ट है उसके कारण। हमने कल ही आपको बताया था कि लगभग 30 से लेकर 35% सोर्सिंग जो है कंपनी की बांग्लादेश से आती है, तो कल स्टॉक में भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर थी। अब बात करें तो मेट्रो ब्रांड्स हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर दिया है एरा कैप कंपनी के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रोडक्ट कैप और हैट और वाइज। हमने थोड़ी चैनल चेक किया, पता चला कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई मार्जिन सेगमेंट पे आते हैं। कैप्स जो है लगभग 1500 या 2000 रुपये के ऊपर रिटेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये आपको थोड़ी हाई मार्जिन बिजनेस लग रही है। हमारा जो छठवां स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स का, और ये हमारे खबर पे मोहर भी लगी है हमारे एक्सक्लूसिवली 18 स्वदेश में हमने बताया भी था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोज की है अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल में, जहाँ पे रिलीफ आएगी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है उसको लेकर, ये ऑप्शनैलिटी आ जाएगी इंडेक्सेशन ले या नहीं ले। सुजलॉन एनर्जी हमारा 7वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे 76% स्टेक को रिनोम एनर्जी में एक्वायर करेंगे 660 करोड़ रुपीस से। संजय गोदावत ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट है उनसे। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यूएस एफडीए अप्रूवल आया है प्राइवेट हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, वुमेन के लिए। ये प्रोडक्ट जो है सेकंड क्वार्टर FY25 में लॉन्च होगा और कुल मिला के इसका जो मार्केट वैल्यू आ रहा है वो 2000 से 2500 करोड़ आ रहा है। आखिर में जो है 8 स्टॉक्स के बाद हमारा जो आखिरी स्टॉक रहेगा वो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज रहेगा। इसमें बात करें तो SBI फोकस में रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पर शेयर। और ब्रोकरिंग हाउस ने कहा है कि SBI जो है इस महीने के एंड तक जो है दिनेश खारा जी जो अपनी हैंडओवर कर देंगे नए चेयरमैन मिस्टर सेट्टी को। और जो फ्यूचर में बैंक जो फोकस रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे और SME सेगमेंट पे जो इम्प्रूवमेंट रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो रिटर्न ऑन एसेट्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिलेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे स्टॉक बताने के लिए। और निश्चित तौर पर बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करने बैठते हैं ना, या बाजार खुलने से पहले आपको ऐसे 9 मिल जाए बिना मेहनत के, वो मेहनत आपके लिए घर के शरद आपके लिए दे देते हैं, बहुत मदद हो जाती है। अच्छा, SBI से शुरुआत कर लेते हैं। रजत जी, आप ज़रा ये बताइए, 900 रुपये वाला शेयर अब 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, जेफरीज कह रहा है 1000 रुपये जाएगा। आपको भी लगता है कि बैंकिंग में आप खैर HDFC पर बुलिश तो हैं ही, लेकिन सरकारी बैंकों की बात करें तो SBI सबसे वेल प्लेस्ड है और सही भाव पर भी है? नहीं, एक्चुअली SBI सबसे वेल प्लेस्ड तो है, बट मेरा शुरू से एक बायस रहा है सरकारी बैंक्स के अगेंस्ट। ओनली एक बार जो मैंने एक सरकारी बैंक लिया था 3 साल पहले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, बिकॉज वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सभी को मिला के सबसे कम एनपीए थे और सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी। SBI टाइप के बैंक से मुझे डर इसलिए लगता है बिकॉज SBI को चाहते ना चाहते ओवर अ लॉन्गर पीरियड काफी सरकारी प्रेशर में ऐसे हिट्स लेने पड़ते हैं जो कोई प्राइवेट बैंक नहीं लेना चाहेगा, वेदर सब्सिडी की तरफ से या वेवर की तरफ से। तो इसलिए मैं इन स्टॉक से जरा दूर रहता हूँ। वैसे भी अगर आप इसका ट्रेडिशनल मल्टीपल देखें जिसपे ट्रेड करता था, उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सारे सरकारी बैंकों में जो तेजी आई उसकी 2-3 वजह है। एक तो एक फ्लेवर ऑफ द सीजन बन गए थे PSU स्टॉक्स इंक्लूडिंग सरकारी बैंक। तो आफ्टर द काइंड ऑफ रन अप दिस, मुझे नहीं लगता कि इस बैंक में यहाँ से ज्यादा तेजी आएगी। अगर आप इतने बैंक्स की बात करें और इसको कंपेयर करें इसके प्राइवेट सेक्टर पीएस से, वेदर इट्स कोटक, एक्सिस, HDFC, वैल्यूएशन के लिहाज से, हालांकि इससे पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे तो उनका वैल्यूएशन ज्यादा है, बट अगर आप ट्रेडिशनली देखें, क्योंकि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका NPA कम रहता है, वो ज्यादा तेज चलते हैं। तो बिटवीन दीज तो अगर ट्रेड ही लेना है आपको और लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करना है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्लियरली इससे बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल। जी, आपने पहली लाइन में ही कह दिया कि आपका बायस है वहीं से सारी डिबेट खत्म। खैर, आपने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, लोगों को समझने में बहुत मदद मिली होगी कि अच्छा SBI में कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन PNB आपको पसंद है, 116 रुपये का भाव आज दिख रहा है, 2% के आसपास की तेजी, हालांकि ये भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। डिम्पी के पास चलेंगे और कुछ और स्टॉक्स को जरा एक्सप्रेस अंदाज में फटाफट जरा समझते हैं।
हमारे टेक्निकल एनालिस्ट बिल्कुल तैयार है, मैं जल्दी जल्दी पूछता जाऊंगा और प्रोड्यूसर साहब आप भी तैयार होते जाइएगा और आप उस पर स्टैंपिंग करते जाइएगा। एक छोटी सी हम प्लेट में और बना लेंगे ताकि स्टॉप लॉस टारगेट पे हम डालते जाएं। तो एक बार आप तैयार रहिएगा। सबसे पहले आते हैं धोनी पटेल के पास। धोनी एक बार ज़रा ONGC चेक करना, कल ऐसा लग रहा था कि 300 के नीचे जाएगा, 300 के आसपास ही है, ज़रा देख के बताइए वापस पुल बैक मारेगा ONGC? डिम्पी जी, ONGC पे कल हमने क्लोजिंग ट्रेड में सेल रिकमेंड करा था और यहाँ पे हमने सजेस्ट करा था कि स्टॉक यहाँ पे 290 तक का डिप ले सकता है। तो अभी भी यहाँ पे जो अपवर्ड राइज है, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करा था कि आप 314 315 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। तो अभी फिलहाल उन लेवल्स को हमने ब्रीच नहीं करा है। ओपनिंग रेट्स यहाँ पे सेटल हो रहे हैं उन्हीं लेवल्स के पास। तो मेरी यहाँ पे यही मानना है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे वीक है, तो वापस से यहाँ पे एक सेल ऑफ विटनेस करने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें बाय रेकमेंड नहीं करेंगे, सेल साइड के ट्रेड सेल ऑन राइज के हिसाब से इसको देखेंगे। वॉच कर दो, स्टैंपिंग लगा दो वेट एंड वॉच की। धोनी पटेल कह रही है कि ONGC आज ट्रेड मत करो। अंशुल जैन आ रहा हूँ आपके पास, 2 शेयर फटाफट से लूँगा, जरा देख के बताइएगा। पहला है कंटेनर कॉर्पोरेशन, प्लस करना है कि नहीं करना है, जल्दी जल्दी बताइएगा सर। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक डाउनवर्ड मोमेंटम है, तो मैं यहाँ पे प्लस करने की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, प्रोबेबली 913 रुपए तक नीचे आ सकता है। बल्कि अगर 973 टूटता है तो किसी भी तरह का आपके पास लॉन्ग है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। जी वेट एंड वॉच लगा रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि नहीं प्लस करना तो नहीं करना, वेट कर लेते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। बीका जी देख के बताइए सर, बीका जी फूड्स प्लस करना है कि नहीं करना आज? बीका जी देखिए, बीका जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया है। इसमें फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिससे ब्रेकआउट आ रहा है। हमको लग रहा है स्टॉक 850 से 890 रुपए तक ऊपर में जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को कल लॉन्ग रिकमेंड किया है। ठीक है। आदित्य से हम सवाल नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट खुलने के समय तैयारी हो रही है। आदित्य, मार्केट खुल जाए उसके बाद फिर मैं एक रैपिड फायर राउंड के लिए आपके पास भी लौटूंगा और आपसे भी हम कुछ ज़्यादा शेयर्स पता करेंगे। खैर, इस समय बाजार खुल रहा है, आप उसी की तैयारी कीजिए। और मार्केट के अंदर जो आज के टॉप गेनर्स हैं, जो आज के बढ़िया प्ले बनने वाले हैं, पहले मैं उनके शेयर्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इन्फोसिस बढ़िया खुलेगा 2.5%। तो आईटी के अंदर जो कमिटमेंट था कि आईटी बचा सकता है, वही ही बचाएगा वापस से। इन्फोसिस एक बढ़िया प्ले है और कल भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने इन्फोसिस नोटिस कराया था। दूसरा M&M, तीसरा हिंडाल्को, चौथा है टाटा स्टील और पांचवा है मारुति। ये सारे वो शेयर्स हैं जिनकी टूट काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ना केवल ये टूटे थे बल्कि इनकी रीजनिंग भी थी, जैसे मारुति येन की वजह से टूट रहा था, हिंडाल्को या ऑरोमेटल काउंटर्स गए थे, उन सब में ग्लोबल सेल ऑफ की बात हो रही थी। और इन्फोसिस के अंदर नैस्डैक का इम्पैक्ट आ रहा था, आईटी कंपनीज का सेल ऑफ यूएस के अंदर हो रहा था। तो इसलिए सभी के सभी शेयर्स वही है, आज पुल बैक में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, 284 पॉइंट के साथ आज हमने पहला ओपनिंग टिक दिखा, 256 था, 284 भी दिख रहा है। और 24,200 वाला कॉन्कर तो कर लिया, 350 वाला आपको और देखना है। ठीक, तो ये फिलहाल अभी आपको टिक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी और दिखाइए, ये 50,000 के ऊपर आ गया, तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको मजबूती से दिखेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर है। ये अपनी स्क्रीन पर आप उन शेयर्स को भी उन लेवल्स को भी देख पा रहे हो। सेंसेक्स के अंदर करीब 800 पॉइंट की तेज़ी है, हालांकि सेंसेक्स को हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी टिपिकली ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं, तो यहीं से आइडिया लग जाता है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स वगैरह। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, जरा दिखाइए स्क्रीन पर। इन्फोसिस दिखाइए, उसकी स्पीड से ग्राफिक्स फायर करते जाइएगा। उसके बाद फिर M&M दिखाइए, हिंडाल्को दिखाइए, टाटा स्टील दिखाइए, TVS मोटर दिखाइए और सारे के सारे रियल एस्टेट वाली कंपनीज भी दिखाइएगा। आज रियल एस्टेट वाली कंपनीज को फौरी तौर पर क्लियरेंस मिली है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ बहुत बड़ी राहत है, बट हाँ 2 प्रोविजनिंग कर दी गई है। आप इसको रेजिम 1 रेजिम 2 भी समझ सकते हो। तो जिसकी जैसे टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स कम बैठेगा वो उस के अंदर जा सकता है। तो ऑप्शनल एक आपको हिस्सा दे दिया गया है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, शोभा, ये सब के सब 2-2, 3-3% आपको ऊपर दिखेंगे। देखिए, लेवल्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो मार्केट ने जहाँ पर ओपनिंग किया अभी वहीं आके रुका हुआ है, तो ना तो ज़्यादा गिर रहा है ना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। एक और चीज़ आपको नोटिस कराता हूँ, वो है इंडिया विक्स। आज करीब 10% नीचे है। ये विक्स कल का करीब 9%
10%, आज का करीब 10%, तो 20% इंडिया विक्स टूट चुका है ये सडन राइज के साथ। तो मार्केट में जो डर है, फियर है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। मैं बोलूँगा फियर जो एक ही दिन के अंदर माउंट हुआ था वो 50% से ज़्यादा इरोड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये रिकवरी नहीं करे, ये जो 10% आप इंडिया विक्स देख रहे हैं ना, ये आप लगा के रखना स्क्रीन पे अपनी, ये अगर रिकवर करता रहता है, यानी कि 10% से 6 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है, तो बाजार वापस से आ सकता है नीचे। अगर ये नहीं आता, इतना भी टिका रहता है, तो मार्केट कुछ कवरिंग करवा सकता है। वो इंडाइसिस पे कम होगी, स्टॉक्स में थोड़ी ज़्यादा होगी, वो देख के आप कीजिएगा काम, क्योंकि इंडाइसिस पे तो जब फ्रंट लाइन शेयर्स चलेंगे ना तभी होगा वो, नहीं तो इंडाइसिस पे कवरिंग नहीं दिखेगी आपको। ठीक, तो अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, L&T, HUL और TCS इन्फोसिस, ये सारे शेयर स्क्रीन पे फटाफट से मार दो ताकि हमें देख पाए कि सब में स्ट्रेंथ है और इसमें सभी लीडर्स आज खड़े हैं ना सामने। तो ज़्यादातर शेयर मैं देख पा रहा हूँ आज उनका पार्टिसिपेशन ठीक है, 1-1, 2-2% तक वो चल रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा शेयर स्क्रीन पे नहीं आया इन 5-6 शेयर्स में से जहाँ पे मेरे को लाल निशान दिखा हो या फिर गिरावट आधे परसेंट से, बढ़त आधे परसेंट से ज़्यादा ना हो। तो सभी में है और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस स्लाइटली हाई है कि विक्स भी गया नीचे थोड़ा और साथ ही थोड़े काउंटर्स भी ऊपर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा एग्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा, और ये अच्छा मोमेंटो प्ले दे सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया ओपनिंग के आज कुछ चीज़ें। हम हीट मैप लेके आ जाते हैं, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर छोटे मझोले शेयर्स के बारे में चर्चा होगी, साथ ही ओपनिंग के ट्रेड आपके सामने रखेंगे। ये सब कुछ आपके सामने भी स्क्रीन पर आता जाएगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे, कोई इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, चलो नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा शेयर इस समय वीक है निफ्टी 50 काउंटर्स में से। तो एक टाटा कंज्यूमर्स को हल्का सा दिखा सकते हो, तो वही एक मेरे को अभी तक कमज़ोर दिख रहा है, और तो निफ्टी का कोई भी काउंटर ऐसा नहीं है। एक आइशर भी दिख रहा है हल्का सा लाल निशान में, और मेरे को कोई काउंटर ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स आपके सामने आते हैं, फिर ओपनिंग के सौदे लेंगे। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो हरियाली है वो बरकरार है। ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जाते जाते क्या हाल होता है, क्योंकि कल भी एक मजबूत शुरुआत हुई थी पर बाद में थोड़ी सी वीकनेस हावी ज़रूर हुई थी। पर अच्छी बात है 50-50 में फिलहाल कोई भी लाल निशान में अभी तक कोई काउंटर नहीं है। पर छोटे मझोले शेयर्स में आप नज़र रखिए TVS मोटर्स पे, क्या शानदार नतीजे आए। एक बार फिर से जो एनालिस्ट हैं उनका भरोसा रहा, साथ ही नतीजों के बाद, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद 5% की तेजी यहाँ पे। चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे भी दमदार नतीजों के बाद रिएक्शन है, 3% की तेजी। फार्मा स्पेस से हम लुपिन के बारे में आपको बता ही रहे थे कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, यहाँ पर भी 3% का उछाल है। इसके अलावा IT काउंटर्स में परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स भी मजबूत होते हुए दिखे हैं, पर आज मेटल काउंटर्स भी अच्छी तरीके से रीबाउंड कर रहे हैं। इसे ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी का सेल ऑफ थोड़ा सा संभला है, ऐसे में हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ा सा उछाल आते हुए हम देख रहे हैं। पर गिरने वाले काउंटर्स में फ्यूजन माइक्रो पे आप नजर डालिए, यहाँ पे 20% की गिरावट है। ग्लैंड फार्मा काफ़ी खराब नतीजे, 7% का कट जो है आपको ग्लैंड फार्मा में आते हुए दिखेगा। गोवा कार्बन भी लगभग 8% नीचे है। इसके अलावा वारे रिन्यूएबल जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट हावी हो रही है। इंडिको पेंट्स आज फिर से कमज़ोर होता हुआ दिखा है, यहाँ पे भी करीब 3 से 5% की गिरावट हम देख रहे हैं। पर ऑल इन ऑल आज अगर हम नज़र डालेंगे तो शायद जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनकी चमक काफ़ी ज़्यादा है, तो उन पे ही मेजरली ध्यान है। तो ये हाल था मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का। अभी इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, देखते हैं कितनी सस्टेन होती है। पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स जानना शुरू करते हैं और सबसे पहले रजत जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बाजार खुलने के बाद कोई स्टैंड आउट स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो। धन्यवाद जी मुझको आपकी ये प्रोग्राम पे शामिल होने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए मुझको जो समझ में आ रहा है, देखिए अगर आप स्टॉक की बात करें तो मैं बोलूँगा कि जब भी बाजार थोड़ा वीक होता है, अभी ITC को आप एक बार नजर पे रखिए, वो अभी 491 रुपया 10 पैसा के आसपास घूम रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 498 से 505 तक जाने की क्षमता रखता है, और
ये काउंटर चलने से निफ्टी, सेंसेक्स इसका भी अच्छी मूवमेंट दिखा जाता है। इसके अलावा आप रिलायंस के ऊपर में भी एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि रिलायंस 2940 से लेके 2950 ये रेंज क्रॉस करके अगर चलना चालू करे तो ये जो वीकनेस आप देख रहे हैं वो चला जाएगा, मतलब बाकी काउंटर भी आना शुरू कर देगा। जहां तक निफ्टी का सवाल है, मैं कुछ महत्वपूर्ण रेंज का बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी 24,250 के आसपास घूम रहा है, ये लेवल से शुरू करके 24,350 ये 100 पॉइंट की रेंज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पास कर जाएगा, ये इसके ऊपर इंडेक्स रह जाएगा, तो जो बड़ी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज जो है 24,500 से लेके 24,600 की, 24,600 के ऊपर पार करके अगर क्लोज कर दिया, अच्छी वॉल्यूम के संग काम हो गया, तब ये जो आप देखा है वो उसका असर हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वो असर नहीं रहेगा। अभी फिर से जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड आ जाएगा। और कोई भी कारण से, जो मैं पहले सोमवार के दिन बोला था 23,911, अभी हम बोल रहे 23,897, 23,897 के नीचे किसी भी हालत में आज नहीं तो कल कभी भी अगर के नीचे चला जाएगा तो वीकनेस और बढ़ जाएगा। अभी ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम इतना कॉन्फिडेंस मेरा नहीं, इसलिए नहीं है कि जो डेथ क्रॉस जो हुआ है उसके बाद में वो 24,600 को पार करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पार कर जाए तो बहुत बढ़िया है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पहले 50,400, उसके बाद में 50,900, ये दोनों आंकड़ा अगर ये पार कर ले तो बैंक निफ्टी भी जोश आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी का भी काफी वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा भरोसा ज़्यादा आ रहा है फिलहाल, निफ्टी की तेज़ी पे इतना भरोसा नहीं है, पर 24,600 आप ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर वो पार करता है वॉल्यूम्स के साथ तो एक फ्रेश नज़रिया ज़रूर बनाइए। पर इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक आईटीसी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप भी है। साथ ही रिलायंस पर भी नज़र रहेगी कितना वो पुश और सपोर्ट करता है बाजार को। पर चलिए आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई ट्रेड है तो वो भी शेयर कीजिए, और साथ ही आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं बाजार पे बहुत बुलिश नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे आ नहीं रहे बाय के लिए। बट फार्मा और एफएमसीजी स्पेस मुझे लगता है स्टैंड आउट करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है। अजंता फार्मा को बाय कर सकते हैं 2897 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 2890 का, और टारगेट रहेगा 3000 से 3100। तो मुझे लगता है फार्मा में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इंडेक्स लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही नजरिया रहेगा। ठीक है, फार्मा पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और फिलहाल इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आदित्य। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे आप नज़र रखें। अजंता फार्मा, ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी, अब 3,000 के लक्ष्य के लिए आदित्य इसको टारगेट कर रहे हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में शामिल हैं? दो स्टॉक्स है ऑन रडार, एक बाय साइड का बन रहा है और एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे बनता है। बाय साइड पे मेरा रिकमेंडेशन जाता है इप्का लैब के अंदर। इप्का लैब के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिला है करंट लेवल से। इसको अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे 1370 और फिर 1400 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर इजीली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है, तो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 1300 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चले और इसको यहाँ पे प्लस करें। दूसरा सेल का साइड का जो ट्रेड बनता है वो है भारती एयरटेल के अंदर। इंट्राडे चार्ट्स इसके काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा है।
और ऊपर जब हमने 1500 के पास इसका एक रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद से स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू करा है। तो भारतीय एयरटेल को सेल करे, टारगेट जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका बनेगा, तो ये इंट्राडे ट्रेड की तरह माना जाएगा 1420 का, और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है यहाँ पे, तो आप ऊपर की तरफ 1456 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। एयरटेल यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा है, ऐसे में आपको शॉर्ट के मौके तलाश सकते हैं। साथ ही फार्मा स्पेस में हमारे सभी एक्सपर्ट्स की नज़र है। अब देखिए ध्वनि की कॉल आ रही है, इप्का लैब्स पे डे हाई पे स्टॉक है, इस पर भी आप फोकस रखिए। पर फार्मा लिस्ट में अंशुल आपका पिक था सिप्ला, वो तो फिलहाल हरे निशान में ही है। इसके अलावा बताइए ओपनिंग के बाद कौन से काउंटर्स आपके रेडार पे आ रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, ओपनिंग शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि बैंक निफ्टी लॉन्ग दी थी हमने अपने क्लाइंट्स को। टारगेट पे ओपन हुई है तो हमने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर दी है, आपके दर्शक भी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी मेरे लिस्ट में भी इप्का लैब आया था स्टार्टिंग में, लेकिन चूंकि अब ध्वनि ले चुकी है तो मैं दो दूसरे काउंटर दे देता हूँ। पहला है ऑयल इंडिया, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का, एक पिनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ चला है, तो 605 रुपए पे इसको लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस आज का डे लो के आसपास रहेगा 590 का, और ऊपर में टारगेट 620 का पहला रहेगा। 620 निकलता है तो फिर ये स्टॉक अपना स्विंग हाई 653 टेस्ट कर सकता है। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, इसमें 35 दिन का कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट आया है, ओपन लो के साथ स्टॉक चल रहा है, वॉल्यूम ऑन द राइज है, तो 2593 पे इसको लॉन्ग करना चाहिए। 2570 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2620 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 2620 निकलता है तो फिर 2700 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ओपनिंग में ये दो बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, ये तमाम ओपनिंग ट्रेड्स जो हमारे एक्सपर्ट्स नज़रों से छूटते नहीं हैं और आपके लिए बढ़िया कमाई के मौके बनते हैं। सभी की तरफ से एक एक दो दो शेयर आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपका ना कम से कम आधा काम तो दिन का करके दे देते हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। कुछ और शेयर खोजने की कोशिश करते हैं। ध्वनि, आप ज़रा एक बार टीवीएस मोटर को चेक कीजिए, इसके नतीजे अच्छे आए थे और शेयर ये बड़ा बढ़िया से चल रहा है। 2600 रुपये के आसपास का इसका भाव हो गया है। अच्छा, रिकॉर्ड हाई भी है टीवीएस मोटर का। और चलेगा क्या? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। इनफैक्ट इसके जब हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स को देख रहे हैं तो इंट्राडे चार्ट्स के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट है वो कल की सेशन में ही जब हमने एक लो हिट करा था इसका, तभी इसके अंदर एक बाइंग वॉल्यूम देखने को मिली थी। आज के सेशन में भी ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है कि 2700 तक की अपसाइड इसके अंदर बनी रहेगी। ठीक है, टीवीएस मोटर को लेकर ये व्यू। अच्छा रजत जी, अच्छे जरा ना एक बार टेक्सटाइल, अपैरल, स्पिनिंग, यार्न वाली जो कंपनीज है, कल हमने देखा था कि मतलब कमाल की तेज़ी थी। बांग्लादेश के अनरेस्ट को लेकर वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रही है, वहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं, उसके चलते इनको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा नहीं कि सबको फ़ायदा मिले, लेकिन चल सभी रहे हैं। कल हमने मोंटे कार्लो के मैनेजमेंट से बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए जी हमें तो ऐसा कुछ बेनिफिट मतलब उससे दिख नहीं रहा है, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे उसमें शेयर हो सकते हैं। आप ज़रा ये बताइए, कल की बड़ी तेज़ी के बाद आज भी हम ऐसा नहीं देख रहे कहीं कोई बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो। जरा आप बता सकते हैं सेगमेंटेड करके कि कहाँ पे अभी और पैसे बन सकते हैं और कहाँ से अब दूर हो जाना चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मैं आपको इसमें पहले बहुत जल्दी से बता दूं। आई थिंक ये जो चीजें होती हैं कि बांग्लादेश में अनरेस्ट है और उस वजह से आप किसी सेक्टर में उसके स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दें, अगर कल तेजी आएगी और स्टॉक्स बहुत तेज चले तो आई थिंक उनसे निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये वजह नहीं होनी चाहिए खरीद। इनफैक्ट जहां डिक्टेटर गवर्नमेंट्स आती है वहां कुछ टाइम के लिए उनके स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक ये आने से बांग्लादेश को शायद अनरेस्ट नहीं फायदा हो सकता है थोड़े टाइम में। However, having said that, जो सेक्टर्स हैं जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं अपना पोर्टफोलियो अभी सिर्फ क्लीन अप करने के मूड में हूँ। जो जैसा मैंने पहले कहा, वी मूव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वी मूव टू एफएमसीजी। सो हमने जो भी रिसेंटली स्टॉक्स ऐड किए हैं वो है आईटीसी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट। और ये चारों ही स्टॉक्स बिकॉज अपनी ट्रेडिशनल अर्निंग्स के मल्टीपल से बहुत नीचे चल रहे हैं। एक जो छोटा स्टॉक हमने और रिकमेंड किया है, ऐड किया है, उसको मैं डिस्क्लोजर देके आपको बता दूं, हाइडेलबर्ग सीमेंट, जिसका 70% के करीब प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आया है और आफ्टर कोविड ये सीमेंट कंपनियां चलना वापस शुरू हुई थी, ये काफी रुक गई थी कोविड के टाइम, ऑफ कोर्स देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी।
तो आई थिंक ये एक स्टॉक है जो मार्केट से मिस हुआ है, ये हमने ऐड किया है। 3.7% इसका डिविडेंड है, बट टेक्सटाइल एज अ सेक्टर में मेरा कोई निवेश नहीं है और मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा नहीं है। ओनली ऑन द न्यूज ऑफ ये जो आप कह रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, अनरेस्ट है, ये कोई वजह नहीं बनती, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इंडियन कंपनीज पे। इनफैक्ट इफ एट ऑल ज्यादा डीपली सोचे तो इसका बांग्लादेश को थोड़ा फायदा हो सकता है बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, तो आपके लिए ये राय। अच्छा रजत सर, मिस्टर बोस, दो रजत जी आज हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। रजत सर, आप ये जरा ये बताइए कि जीएमआर इंफ्रा को हमने देखा कि ये लोअर लेवल से शेयर अच्छा चला, हालांकि पिछले 2 से 3 महीने से अगर हम देखेंगे तो एक रेंज में ही है, कहीं ना कहीं 100 रुपये वाला जो एक बैरियर है उसके पास जाके शेयर ठिठकता है और 90 से 100 की रेंज में रह जाता है। क्या कोई पुलबैक का ट्रेड इसमें बनता है, या फिर एक बार ब्रेकआउट आ जाए 100 रुपए के ऊपर जाके सस्टेन कर जाए फिर कुछ सोचें? देखिए, इसमें आप जीएमआर इंफ्रा को जो बात कर रहे हैं उसमें 96 से लेके 98 के बीच में इसमें रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस अगर पार करे तो इसमें आप 100 से लेके 102-3 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। बट जब तक ये 94 से 96 ये रेंज पार नहीं करता है तब तक कोई खास मूवमेंट इसमें आप उम्मीद ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज आप सुबह से थे और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप थोड़ा सुस्त लग रहे थे मेरे को। तबीयत ठीक है आपकी आदित्य? हाँ जी, थोड़ी तबीयत ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बाकी तबीयत ठीक है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा सर बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुछ एक और स्टॉक्स और पता कर लेते हैं जो मार्केट के मोमेंटों के साथ इस समय चल रहे हैं। कुछ तेज़ी वाले जहाँ पे बिल्डअप अच्छा बन रहा है वही शेयर आप देख पकड़ना। शुरुआत में उसमें एक ओएनजीसी पूछ लिया, टीवीएस पूछ लिया, भेल पूछना बाकी रह गया। वॉल्यूम छोड़ देता हूँ मैं, ल्यूपिन पूछ लेता हूँ, 3% ऊपर है। ध्वनि एक बार ज़रा ल्यूपिन बताना। आज के लिए ट्रेड करना है, बस इंट्राडे ट्रेड करूँगा, जो पैसे बनेंगे सो बनेंगे। यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो स्टॉक अपने ल्यूपिन के जो बारे में तो बताइए। डे हाई है उनको करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड रिकमेंडेड नहीं रहेगा। इंट्राडे नहीं है, छोड़ दीजिए, अवॉइड के स्टैंपिंग लगा दीजिए ताकि लिखतम वक्तम पूरा हो जाए। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, मैंने आपको सुबह ही नोटिस कराया था, इंडिया विक्स करीब वो 10 से 11% नीचे था और मैंने आपसे ये बात भी बोली थी कि अगर ये थोड़ा भी और नीचे आएगा ना तो बाज़ार धीरे धीरे करके अपने पॉइंट्स खोएगा। इंडिया विक्स बहुत ही शानदार एक इंडाइसिस एक है, बैरोमीटर है चेक करने का मार्केट का, और एक्सट्रीम कंडीशन में तो बहुत अच्छा प्ले करता है ये। जब बहुत तेज़ी मंदी आ रही हो उस समय इंडिया विक्स बहुत काम की चीज़ होती है। देखो 10.5 से करीब अभी 8.5 हो गया है और आप देखो बाज़ार ऊपर से करीब 300 पॉइंट से 250 पॉइंट ही रह गए, तो 50 पॉइंट साफ हो गए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 300 पॉइंट की बढ़त है, ये बढ़त 500 पॉइंट की हो चुकी थी, तो 200 पॉइंट वहाँ से भी गए, हम वापस से 50,000 पे आ गए हैं। और रजत सर भी आपको यही बात बता रहे हैं कि जब तक आप 24,000, 350, 400 वाली रेंज को पार नहीं करोगे, क्लोजिंग नहीं दिखाओगे, ये हमेशा डर का माहौल बना रहेगा। और एक और उन्होंने और भी आपको चेताया था कि 23,900 और 800, 857 एक वर्ड इस्तेमाल किया, 23,857 ये गया तो और भी नीचे आप जाओगे। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, ना आप नीचे ना ही आप ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सोचो, सिर्फ अपने ट्रेड है उनको बचाओ, उसको अच्छे से ठीक करो, स्विंग ट्रेड का बेनिफिट ले लो, ऊपर जाओ तो बेच दो, नीचे आए तो वापस डिप का इस्तेमाल कर लो, ऐसे ही करो। फिलहाल कोई बड़ी दिमाग से बड़ा पैसा बनेगा ऐसे भी थोड़ा रुक जाओ, अभी होगा नहीं, लग नहीं रहा ऐसा। आगे बढ़े, कुछ और शेयर ज़रा चेक करवाएं। रजत सर एक बार आप ही ज़रा चेक करना, भारत फोर्ज चेक करना एक बार, भारत फोर्ज ट्रेड ठीक है क्या? भारत फोर्ज सर हाँ जी, भारत फोर्ज जो है वो काफी वीक नजर आ रहा है। इसमें एक तो ये पुरानी जो लो था कुछ दिन पहले जो बना था वो लो था 1500 पे, अभी ये 1501 सॉरी ये 1562 के आसपास है। अगर वो
लो के आसपास चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसमें कोई खरीदारी का जगह नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में एक डेथ क्रॉस बनने जा रहा है। इसमें क्या होता है, पहले उल्टा तरफ मूवमेंट होता है, मतलब अभी ये डेथ क्रॉस बन रहा है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद में जोरदार रूप से इसमें सेलिंग आता है। ये मैंने अपने देश पे, इंडेक्स पे, बाहरों की देश में ये फॉर्मेशन को देख चुके हैं। ये इसको कभी मतलब लाइटली मत लीजिए। तो इसमें ऊपर जाने से एक बार बेचना ही चाहिए। ठीक है, सेलोन राइस का कैंडिडेट है। मैंने सर भारत फोर्ज का सिर्फ डेरिवेटिव्स का डाटा चेक कर रहा था स्क्रीन पर। हमने सिर्फ आपका 20 दिन की एवरेज तो नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, बट हाँ 50 डेज़ की एवरेज के भी नीचे आकर ट्रेड कर रहा है और पूरा का पूरा मैदान खाली है। ये और भी वीकनेस दिखा सकता है अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं आया है तो। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पता करते हैं। 2 शेयर मैंने आपको सुबह सुबह अपने ब्रेकआउट सेगमेंट के अंदर आपको नोटिस कराए थे। पहला शेयर का नाम था नेटको फार्मा, करीब 3% ऊपर है, 1390 का शेयर हो गया, 3% ऊपर नेटको फार्मा। दूसरा शेयर मैंने आपको नोटिस कराया था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बार ज़रा वो भी दिखा दीजिए, वो भी हरे निशान में ही होना चाहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इन दोनों शेयर्स पे हमने ध्वनि से और साथ ही अंशुल जी से राय ली थी। अंशुल जी, एक बार ज़रा यूनाइटेड स्पिरिट्स इंट्राडे का जो भी गेन है प्रॉफिट बुक करें 26 रुपये या फिर अभी टिके रहें इसके अंदर? बिल्कुल नहीं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं बल्कि फ्रेश बाइंग करना चाहिए। ओपन लो के साथ चला है, 8 दिन का हाई क्रॉस कर रहा है, तो ये तो ब्रेकआउट है। इसको इमीडिएटली यहाँ से अगर नहीं बाई किया तो इमीडिएट बाई करना चाहिए। आज का डे लो स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में एक लास्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा फ्लैग का हाई 1450 रहेगा। 1450 क्रॉस होता है तो फिर यूनाइटेड स्पिरिट में 1500-1520 तक का अपसाइड आएगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट, नैटको फार्मा दोनों मेरे को बाई लग रहा है। यहाँ से इंट्राडे 1 से 2 दिन स्विंग के लिए करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट भी है। आरईसी पीएफसी का स्ट्रक्चर वीक हो गया लेकिन आज पुल बैक में पार्टिसिपेट करते हैं, कितना ट्रस्ट वर्दी है एक बार जरा समझ लेते हैं। ध्वनि आप जरा चेक करना, आरईसी पीएफसी थोड़ा जल्दी बताइएगा ये कितना ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट करें इनके पुल बैक पे? मेरे को तो नहीं हो रहा ज़्यादा। डीपी जी, मुझे भी इनके पुल बैक पे कोई भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक अपनी जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे भी चल रहे हैं और इंट्राडे चार्ट्स में भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है। तो ये पुल बैक यहाँ पर है, उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सेल ऑन राइज की रणनीति इन दोनों में अपनानी चाहिए। ठीक है, डन। आरईसी पीएफसी पे फिलहाल सेलून राइज है। 1 मिनट के लिए आप आवरली चार्ट दिखा सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मैंने फायर करवाया है। ये जो एक्चुअली पुल बैक है ये टिपिकली गैप के साथ पुल बैक आ रहा है, बस ये सस्टेन हो जाएगा मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 596 तक का आरईसी का। अगर इसको पार करता है, रेंज को रेजिस्टेंस रेंज बन गया, एक्चुअली सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस रेंज में कन्वर्ट है। देखते हैं क्या करता है। फिलहाल अभी आप इसको बहुत ही एग्रेशन के साथ ना उतरिएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करने में ही समझदारी है। आ जाते हैं बजट के एक और सेगमेंट पे। आपको ध्यान है फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पे काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी बातचीत हुई, शेयर्स काफ़ी भी। रजत शर्मा जी, ये क्वेश्चन आपसे है, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग या इस शेयरों से निकल जाएं बाहर? अभी कोई मेजर ट्रिगर दिख नहीं रहा सर। मॉनसून भी ख़त्म होने के कगार पर है, सितंबर में तो रिपोर्ट ही आ जाएगी पूरी मॉनसून की। आई थिंक फर्टिलाइजर स्टॉक्स जनरली हर साल बजट से पहले एंटिसिपेशन में बहुत चढ़ते हैं और वही इस साल भी हुआ है। और अभी भी इनकी अगर आप वैल्यूएशन देखें, गोदरेज एग्रोवेट एक स्टॉक था जो हमें बहुत पसंद था, लेकिन ओवरऑल अगर आप अभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देखें, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप बोलो कि अपने ये 5, 10, 15 साल से। और आई थिंक ये बात थोड़ी बोरिंग लगेगी कि मेरे को सारे सेक्टर अभी इतने ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को स्ट्रेच करके देखें ओवर 10-15 ईयर पीरियड, कोई भी स्टॉक आपको फर्टिलाइजर में नहीं मिलेगा अभी ऐसा जो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे है या उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आप उसको ऐड करने का सोचें। सो इट विल बी एन अवॉइड अक्रॉस द सेक्टर फॉर मी। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स भी मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे कहीं भी कुछ दम दिखता है तो एक बार ज़रा पता करते हैं। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। एक ऑयल इंडिया का एक शेयर लेके आना, ऑयल के नाम से मिलेगा, 7% ऊपर है ऑयल इंडिया का। एक बार शेयर दिखाना जरा रजत सर, एक बार ज़रा चेक करना इस शेयर को, कुछ ट्रेड बनता है तो बताइए फिर। ये ऑयल इंडिया में ट्रेड तो बनता है, क्योंकि ये मार्केट के छोड़ के
काफी दूसरी ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, तो इसमें मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है और ये ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में है। अभी एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा है, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है करीब। अभी फिलहाल तो इसका जो हाई है वो 616 618 इस रेंज को पार कर जाए तो ऊपर में 640 से 645 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। और इसमें अगर आपने इसको स्टॉप लॉस अगर आपको करना होगा तो 610 से लेके 604 के बीच में कहीं भी आप ये करेंगे तो मतलब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बेहतर होगा। मैं एक रेंज बताता हूँ स्टॉप लॉस के लिए कि ये जो स्टॉप लॉस आपने देते हैं ना, तो जो कोई एनालिस्ट आके बोल जाते हैं, ये ऑपरेटर के लिए बहुत सुविधा हो जाता है। उसके नीचे ले जाता है, सब स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद में वो खींच के ऊपर चला देता है। तो इसीलिए स्टॉप आप रेंज के बीच में कहीं पे लगाइए, क्योंकि वो इतना आसान से आपका स्टॉप ट्रिगर ना करता है। नहीं सर, एग्री, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ कि एक पॉइंट पे कभी स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। रेंज का स्टॉप रेंज का टारगेट होना चाहिए। आप काटो भी ऐसे ही, मान लो 600 रुपये का शेयर है, 8 रुपये लेके काटो, 10 रुपये लेके काटो, 2% पे तो रेंज में डाल दो काटने के लिए। ऐसे स्टॉप लॉस भी 2% की रेंज में डालो भले, अगर आपको डालना भी है तो। आप एक पिन पॉइंट मत करके डालना, और बहुत ईजी होता है आजकल तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, 2 मिनट में चेक भी हो जाएगा कि पोजीशन, हैवी पोजीशंस कहाँ पे खड़ी है। इनको दोगे तो उसके बाद वैसे ही आपके पास रास्ता खुल जाएगा। तो बहुत क्लियरेंस होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी है ये मार्केट के अंदर कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस करता है ना, वैसे ही शेयर ऊपर होने लगता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं, शेयर हमारी बाहर जाने की वेट कर रहा होता है। एक्चुअली में आप नहीं हो, आप जैसे हज़ार हैं वो उसी जगह पर ही खड़े हैं, और वो सब समझ में आ रहा है, दिख रहा है, लेवल्स की क्लियरेंस से भी दिख रहा है। इसलिए ये अर्निंग और लर्निंग के कंसेप्ट में बोलूँगा कि रजत सर ने आपको बहुत बढ़िया बात बताई। स्टॉप लॉस पॉइंट्स का मत दो, रेंज का दो। टारगेट पॉइंट से मत लो, रेंज से लो। धीरे धीरे करके काटो, वॉल्यूम ज़्यादा है कम है डजंट मैटर, रेंज से काटो, रेंज से प्लस करो। तो ये है। खैर, ऑयल इंडिया के लिए मेरे को अंशुल जैन को बधाई भी देनी होगी। अंशुल जी, आपका टारगेट 615 का था ना, सुबह आपका यही ट्रेड था ना? जी सर, 620 का टारगेट था, 618-25 का हाई लगा है। राउंड ऑफ बुक कर ले सारा प्रॉफिट इंट्राडे का जो आपने टारगेट दिया था। अब 2 के लिए क्या वेट करना, निकल जाए बाहर के लिए। फिर नीचे स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों मेंटेन करना, 2 रुपए छोड़ के प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है सृष्टि। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी अच्छा उछाल है, और ख़ास तौर से अगर ऑटो स्पेस की बात करें तो कई सारे ऑटो काउंटर्स भी जो हैं वो अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं जो कि है बजाज ऑटो के लिए, क्योंकि बजाज ऑटो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब अपने जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट्स है उसको और भी बड़ा करने की तैयारी में है। जैसा कि हम जानते हैं कि बजाज और ट्रायम्फ की पार्टनरशिप हुई थी पिछले साल, और इस पार्टनरशिप में पिछले साल ही उन्होंने 2 गाड़ियाँ उतारी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है उन 2 बाइक्स को मिला, पर अब बजाज ऑटो जो है 2 ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स लेकर आने वाला है। अगले महीने ही हम ये 2 नए लॉन्चेस होते हुए देख सकते हैं बजाज ऑटो की तरफ से। और साथ ही 1 साल की बात करें तो इस पार्टनरशिप में 50,000 की सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी कर दी थी। साथ ही एक्सपोर्ट्स पे भी इनका फोकस है। तो एक पॉइंट पे बजाज ऑटो अपनी जो प्रीमियम बाइक्स की ऑफरिंग है ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की, उसको डबल करने की तैयारी में है। साथ ही साथ वो अपने डीलरशिप्स भी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडीड बजाज ऑटो के लिए। और साथ ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी आज अच्छा रिएक्शन है। तो ये हम खबर लेकर आए थे अपने दर्शकों के लिए हमारे सूत्रों की तरफ से। और देखिए, स्टॉक में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट वापस लौटता हुआ दिखा है। एक बार अंशुल आपसे समझना चाहेंगे कि बजाज ऑटो कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे। लॉन्च तो देखिए 1 महीने बाद है, पर अगर हम देखें टेक्निकल सेटअप तो वो कैसा लग रहा है फिलहाल? ये टेक्निकली इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल ट्रेंड लाइन की तरफ से स्टॉक बढ़ रहा है, 9,800 पे ट्रेंड लाइन है, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं 9,800 का टारगेट लेते हुए। 9,800 के पास वापस रिव्यू करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ले रहा है या नहीं। अगर ब्रेकआउट लेता है तो फिर स्टॉक में बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे, फिर ये 10,500 की तरफ बढ़ेगा।
बट फिलहाल के लिए अगर बाय कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तक के लिए बाय करना चाहिए, 9800 टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 9800 के टारगेट्स टेक्निकल सेटअप पे फिलहाल जो है वो बजाज ऑटो के लिए आप आते हुए देख सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन की रणनीति समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अमोल आठवले हैं। अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, कौन सी साइड आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, बाय साइड या फिर कोई सेल के ट्रेड्स है? जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाइंग साइड का ही व्यू है। मुझे एक बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक्सिस बैंक का 1150 का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 23 रुपए के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं उसके 40 रुपए के, और स्टॉप लॉस उसका है 17 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,625 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है एक्चुअली, डेली चार्ट्स पे काफी ओवरसोल्ड है। और अगर हम बैंक निफ्टी से इंडेक्स देखते हैं तो 50,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, और फॉर्मेशन ये बता रहा है कि शायद बाउंस बैक आया तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक एक्सिस बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक यहाँ पे आपको 1150 की कॉल खरीदनी है, 23 रुपीज़ पे, 40 का आप इस पे टारगेट लगाइए, 17 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। पर साथ ही आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट काफ़ी रिस्की है। यहाँ पे हम आपको रोज़ ये डिस्क्लेमर देते हैं कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है 50,000 रुपये का होता है। तो अगर आप ये ट्रेड ले भी रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जो है आप खास तौर से रखें, और इस डिस्क्लेमर पर भी नोट इसको ज़रूर कर लें। पर चलिए एक बार फिर से बाजार की तरफ जाएंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक ज़बरदस्त तेज़ी है। देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस की बात हो ही रही थी, ONGC यहाँ पे 6% की तेज़ी जो है आप इस स्टॉक में देख रहे हैं। साथ ही आपके लिए हमने हाईलाइट किया था कि कुछ मेटल काउंटर्स भी अच्छी तरीके से रीबाउंड कर रहे हैं। देखिए नैल्को जैसे काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है। पर साथ ही साथ एक चीज़ तो ज़रूर नोट करनी होगी कि आज जितने भी PSU बास्केट्स हैं जिनमें पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, उनमें अच्छा रीबाउंड आ रहा है। तो आइए कुछ ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अपने सपोर्ट लेवल्स से जो है रीबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुल, एक बार आपसे कोल इंडिया पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले ही हफ्ते जब हम इसे ट्रैक कर रहे थे 540 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई छुआ था। अब लुढ़कते हुए 500 के भी दर्शन कराए, फिर से आज 3% की तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? क्या यहाँ पे जो लॉन्ग्स फंसे हुए हैं उनको निकल जाना चाहिए, या आप स्टॉक फिर से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड के लिए तैयार है? देखिए इसमें 43 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, लेकिन उसको फेल किया था। बट जो चीज अच्छी हुई है वो ये हुई है कि पिछले 3 दिन में इंक्लूडिंग टुडे ये 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, और आज ओपन लो के साथ चला है। तो अगर ये 2 दिन के हाईस क्रॉस कर लेता है 515 517 की जोन, तो फिर इस स्टॉक में वापस से ये शेकआउट हो जाएगा और ये फिर ब्रेकआउट की तरफ चलेगा। तो स्विंग हाई 542 पहला टारगेट रहेगा, और ब्रेकआउट का टारगेट 575 है, वो भी अचीव होता हुआ दिखेगा। लेकिन बाई तब करना है जब ये 517 के ऊपर एक आधा घंटे सस्टेन कर ले, 30 मिनट्स या 75 मिनट्स चार्ट पे क्लोजिंग ले ले, तब बाई करना है। करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन की जरूरत होगी, क्योंकि अभी लॉन्ग स्ट्रैप्ड है, वो क्लियरली 517 के ऊपर उनको एक एग्जिट का मौका मिलेगा तो वो सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो 517 के ऊपर इसमें बाइंग की जा सकती है। 517 के ऊपर निकले कोल इंडिया तो बाइंग करे। 517 के निकलने के बाद जो है थोड़ा इसको सस्टेन करना है उन लेवल्स पे, उसके बाद अब अपना नज़रिया बनाए। पर कुछ एक मेटल काउंटर्स में मेरी नज़र वेदांता पे गई है, क्योंकि कल भी मैं देख रही थी अपने 400 के आसपास के सपोर्ट को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया। नतीजों के बाद, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद आज एक रिएक्शन देखिए, डे हाई के पास में ही है, 2.5% की यहाँ पे तेज़ी है। ध्वनि, वेदांता कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे फिर से एक बार कोई फ्रेश नजरिया बनाना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करें? वेदांता की यहाँ पे अगर इंट्राडे चार्ट्स देख रहे हैं तो 50 पीरियड की EMA के पास स्टॉक ने अभी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है।
आज के सेशन में भी हमने जो ओपन करके ऊपर की तरफ के मूव दिखाए हैं उनको सस्टेन नहीं होने दे रहा है। इनफैक्ट कल की जो यहाँ पे परसों की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वही एक रेजिस्टेंस की तरफ भी काम कर रहा है। तो इस स्टॉक में अभी फिलहाल कोई बाय का एक्शन नहीं बनता है। सेल कंफर्मेशन जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ अपना यहाँ पे 420 419 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे सेल के रिकमेंडेशन बनेंगे। बाय के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो फिलहाल जो है वेदांता बाय नहीं करना है, देखते हैं कि किस तरीके का मूव आता है। पर आज देखें तो नतीजों के बाद बाटा इंडिया ये काउंटर जो है लगभग 4% की गिरावट दिखा रहा है। एक बार ध्वनि आपसे ही समझना चाहेंगे कि बाटा इंडिया कैसा दिख रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल इसमें मोमेंटम ज़रूर था पर फिर से आप देखें ये 1450 के आसपास लुढ़कता हुआ दिख रहा है। कैसे देखें इसको चार्ट्स पे? चार्ट्स पे ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल के पास है। अगर यहाँ पे 1430 का लेवल स्टॉक यहाँ पे ब्रीच करता है तो इसके अंदर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पे ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 1400 रुपए तक की गिरावट इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर सेल भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है वो ऊपर की तरफ 1490 के पास। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठेगा अभी फिलहाल जिस पोजीशन पे ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको वेट एंड वॉच करें। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे कोई भी एक साइड के मूव दिखाता है उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 1450 रुपए का भाव और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। हालांकि प्रॉफिट के नंबर इसके ठीक ठाक आए थे, 60% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा था। अच्छा, एक बार जरा ना आप फिर से ये जो अपैरेल वाले स्टॉक्स थे ना एक बार दिखाइए। काफ़ी तेज़ी से आज लगातार दूसरे दिन बाइंग हो रहे हैं। इसमें क्रेडो ब्रांड्स हो गया, किटेक्स गारमेंट्स हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 10-10, 15% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन एक शेयर जिस पर व्यू चाहेंगे अंशुल जी, आप ज़रा चेक कीजिए अरविंद के शेयर को, 7% की तेज़ी वहां पर भी है। सियाराम सिल्क 6% ये भी है। तो जो बढ़िया जो कंपनीज हैं जो फंडामेंटली मजबूत हैं, बिजनेस बड़ा है, वहां पर भी बड़ी तेज़ी है। कहीं आप इसमें ट्रेड के मौके आपको कहीं दिख रहे हैं? देखिए अक्षय जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, अरविंद हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। उसकी वजह ये थी 62 डेज का फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है या फ्लैट बेस कह सकते हैं, इसका ब्रेकआउट था। तो इस स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया। हमको यहाँ से 540 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 440 का दिया है, वहां पे जाके टारगेट रिवाइज करेंगे अगर उस लेवल को क्रॉस करता है। फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, अगर क्रॉस करता है तो वापस से रिवाइज करेंगे। बट ओवरऑल जो पैटर्न है इसका टारगेट 540 रुपए निकल के आ रहा है, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। अपडेटेड स्टॉप लॉस इसमें 380 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। ठीक है, 380 रुपए का स्टॉप लॉस। चूंकि स्टॉक बहुत चल रहे हैं और आपके लिए सलाह ये कि थोड़ा सा ना सावधान होके स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके ये जो भी आप बाइंग कर रहे हैं इन स्टॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मूव है। क्या इतना वाकई बिजनेस है? क्या फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या? इसको जरा फिर से एसेस करने की कोशिश करेंगे और दिन के दौरान कहीं आपके लिए हम एक विस्तृत राय लेकर इस पर जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ये जानने का कि फ्रीडम स्टॉक कौन सा है आज का जो आपको देगा आर्थिक आजादी। ICICIdirect.com के पंकज पांडे हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका सर एटीएन हाउस स्वदेश पर। और बहुत दिनों के बाद पंकज सर आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार आपसे मुलाकात कब हुई थी। थोड़ा समय हमारे लिए सर आप निकाला कीजिए। अच्छा लगता है आपकी एनालिसिस पढ़ के, क्योंकि आप बहुत डीप डाइव करते हैं रिसर्च करते वक्त। बहुत शुक्रिया सर। बताइए, आज आपने फ्रीडम स्टॉक के तौर पर क्या चुना है? सर देखिए, जो मैंने स्टॉक चुना है वो है सोमानी सेरेमिक। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 900 रुपए का है। रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, करीब 18-20% करेक्ट हुआ है। उसकी वजह ये थी कि इसका कंपनी के जो नंबर्स थे इस क्वार्टर में थोड़े म्यूटेड थे। बट आई थिंक ओवरऑल जो हमें सेंस लगता है कि एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट टाइल मैन्युफैक्चरर है एंड रियल एस्टेट का साइकिल काफी स्ट्रांग चल रहा है।
एंड आगे जाके सेकेंड हाफ से हमें लगता है कि इस कंपनी में रिकवरी आनी चाहिए। मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है, हालांकि इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ था नहीं। सो सेकेंड हाफ में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। एंड ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि प्राइसिंग ग्रोथ हम अभी भी नहीं ले रहे हैं, हालांकि उसके भी लीवर्स हैं, बिकॉज जो आपका मोरबी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है, वहां पे जो वॉल्यूम्स हैं वो जनवरी फरवरी के बाद से अभी देखेंगे तो इम्प्रूव होना चालू हो गए। एक और जो इसके लिए सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है गैस प्राइसेस भी सॉफ्टर रहने के एक्सपेक्टेशन है। एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि जो मार्जिन इसका हाई सिंगल डिजिट में है वो करीब 11-11.5% तक जा सकता है। एंड उसकी वजह से जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी, बिकॉज करीब आई थिंक 96 करोड़ से करीब 168 करोड़ होगी। एंड सेकेंड हाफ में ग्रोथ के एक वजह ये भी है कि काफी सारे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लॉन्चेस हैं, जब वो कंप्लीशन में जाते हैं तब आपकी टाइल की डिमांड निकल के आती है। एक और चीज जो कंपनी में बेनिफिट करेगी कि जो इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेटर है, हाई टाइल सेगमेंट में जा रहे हैं, तो जीवीटी वाला जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाके। एंड उसकी वजह से भी मार्जिन का जो लीवर है वो कंपनी के लिए फेवर करेगा। सो आई थिंक रियल एस्टेट में सारे स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, बट होम बिल्डिंग सेगमेंट जो है जहां पे हमें लगता है कि आगे जाके जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन होंगे इन कंपनीज को फायदा होगा, जिसमें सोमानी सेरेमिक्स, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, शुड बेनिफिट। एंड यहाँ पे इसलिए हमारा टारगेट 900 रुपये है। ठीक है, सोमानी सेरेमिक्स के लिए 900 रुपये का टारगेट, 702 रुपये का भाव है। यहाँ से 200 रुपये की और गुंजाइश आपके लिए है, और जो अवधि है वो होगी 1 साल की। एक बढ़िया शेयर आपके लिए। अच्छा, ये ना रियल एस्टेट की एंसिलरी सेगमेंट कहा जाता है, मतलब प्रॉक्सी प्ले होते हैं, क्योंकि अगर रियल एस्टेट सेक्टर अगर बूम करेगा तो निश्चित तौर पर ये सेरामिक्स वाली, टाइल्स वाली ये कंपनियां तो फायदे में होंगी, क्योंकि इनके लिए डिमांड रिप्लेसमेंट डिमांड भी आती है, होम इम्प्रूवमेंट वाली डिमांड भी इनके लिए निकल के आती है। तो एक बढ़िया शेयर आपके लिए चुना है पंकज सर ने। लक्ष्य 900 रुपये का, अवधि 1 साल की। और आज एलटीसीजी पर सरकार ने जो रीथिंक किया है, एलटीसीजी में इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर 2 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका भी फायदा निश्चित तौर पर रियल एस्टेट को मिलेगा, और ये कंपनीज भी एक कहते हैं कि परोक्ष रूप से उसके बेनिफिशियरी जरूर होंगे। तो एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए सोमानी सेरेमिक्स। पंकज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक सुझाने के लिए। लेकिन बाजार पर नजर डालें, ऊपरी स्तरों से नीचे आया है बाजार, 200 अंकों के आसपास की बढ़त रह गई है। कल के अगर आप हाइस की बात करें, अच्छा कल का ट्रेड हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको ध्यान में रखिए कि कल हम कहां तक गए और कहां से फिर फिसल गए। कल हम गए थे 24,380 के आसपास तक, और वहां से हमने पूरे के पूरे गेंस गंवाए थे, 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दी थी। आज फिर ये बाइंग आ रही है और 225 के आसपास की। अभी भी कहते हैं कि जो कन्विक्शन चाहिए ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है बाजार में, थोड़ा सा फोर्स और चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि निके में जो रिबाउंड आया है उस तरह का चाहिए। हालांकि अभी भी आप हाई लेवल से, रिकॉर्ड हाई से 700-800 पॉइंट नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जरा और भी देखते हैं। अच्छा, आज एनर्जी वाला जो पैक है ना वो पूरा का पूरा बजिंग है। ओएनजीसी 6% ऊपर, कोल इंडिया 3% ऊपर, बीपीसीएल 2.5% ऊपर। यहाँ पर बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा और इसको ब्रॉड करेंगे ना तो पावर फाइनेंसर जो है हमारे आरईसी, पीएफसी, वो भी इसमें आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ शेयर्स आपके लिए ये हैं। 2 हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं, अंशुल जी और ध्वनि जी, उनसे जरा कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। एक शेयर जरा चेक कीजिए आप अंशुल जी, डायग्नोस्टिक स्पेस से। कल हमने देखा कि काफ़ी बुलिश व्यू था कई सारे एक्सपर्ट्स का डॉक्टर लाल पैथलैब को लेकर। हमने देखा शुरुआत में थायरोकेयर भी चल रहा था, हालांकि बहुत शार्प फॉल वहां पर आया। आज कृष्णा डायग्नोस्टिक चल रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक जरा देखिए, बताइए क्या इसको ट्रेड करें या थायरोकेयर पर आज फिर से भरोसा जताएं? और अगर ये दोनों नहीं, कोई और शेयर आपको ठीक लगता है वही बताइए। डायग्नोस्टिक में ओपनिंग ट्रेड में लेना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम वहां पे मिसिंग था, 20 डे मूविंग एवरेज के पास अटक रहा था, इसलिए एक बार मैंने छोड़ के ऑयल इंडिया सेलेक्ट कर लिया था। अब फाइनली ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बना है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। फिलहाल यहाँ से 701 रुपए जा रहा है, जो ब्रेकआउट पॉइंट है पूरे स्ट्रक्चर का। 701 रुपए के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा
इस स्टॉक में 127 दिन का कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये फिर बड़े बुल रन में जाएगा 840 850 के लिए। तो यहाँ से 700 रुपए तक के लिए बाय कीजिए। 700 रुपए पे रिविजिट करना चाहिए कि ये ब्रेकआउट ले रहा है या नहीं। अगर ले लेता है तो फिर 840 तक जा सकता है। आउट ऑफ द 3 नेम्स जो आपने लिए थे उसमें सबसे अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग पैटर्न वॉल्यूम वाइज में देखूं तो मुझे कृष्णा डायग्नोस्टिक लग रहा है। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया। ध्वनि आपका भी शुक्रिया कहेंगे आज जुड़ने के लिए और फटाफट ढेर सारी ट्रेड्स बताने के लिए। और हमारे जो शेयर है जो आपसे पूछते हैं उस पर भी कई सारे आपकी कन्विक्शन कॉल हो जाती हैं, उस पर भी आइडिया देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से जल्दी ही। लेकिन